Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sorry for the delay. Actually क्या हुआ last minute पे Windows update होना शुरू हो गया. So I don't know, every week Windows जो रहता है अपना update रोल करता है. Problem होता है उससे. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. So अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे. लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि हाउ NLP वर्क्स, राइट. तो उसी पे हम लोग आगे आज एक्सटेंड करेंगे. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड का यूज़ हम लोग कैसे करेंगे अलग यूज़ केस में. टेक्स्ट टाइप के डेटा का डिफरेंट यूज़ केसेस में कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे अलग अलग एल्गोरिदम्स यहाँ पे अप्लाई किए जा सकते हैं. सो आई विल पिक अप अ यूज़ केस on text classification and will show you कि how NLP algorithm can work on it. ठीक है. Just give me a second till for that मैं launch कर रहा हूँ Jupyter Notebook शेयर करता हूँ. हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से NLP के यूज केसेस को अप्लाई किया जा सकता है मशीन लर्निंग में. ठीक है. तो लेट मी शेयर द स्क्रीन देन. So अब हमारे पास एक डेटाबेस है, एक मॉडल है, उसके ऊपर हम NLP टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और नेव-बेस एल्गोरिदम लगाने की कोशिश करते हैं. ठीक है. एक बहुत छोटा सा केस स्टडी है बट स्टिल वेरी यूजफुल ऑन NLP कि कैसे ये वर्क करता है. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास है क्या. दिस इज अ डेटा सेट दैट आई हैव. तो मैं ओपन कर रहा हूँ. स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? Yes, sir. है ना. तो इसी पे हम लोग अलग अलग ऑपरेशंस करने की कोशिश करते हैं एंड उसको नॉर्मल यूज केस रन करके हम कोशिश करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है ना. तो एक ये कैसे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. एक दो चीज़ें और मैं थोड़ा सा पिकअप कर लेता हूँ जो कि ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है. Excuse me, sir. हाँ थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे? हाँ मैं कर देता हूँ. अभी ठीक है? आतिक अभी ठीक है? नो सर. एक मिनट देना. हाँ मुझे
थोड़ा सा जो ये केस स्टडी रहेगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट स्टिल बहुत रिलेवेंट है. सो आई विल पिक अप दिस केस स्टडी एंड शो इट टू यू कि कैसे ये वर्क करता है. ठीक है. तो अभी इसमें हमको करना क्या है इन द करंट केस स्टडी. हाँ मम्मी. सो इन करंट केस स्टडी हम लोग क्या करने वाले हैं. एक डेटा सेट है, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन को. Yes, sir. तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा डेटा सेट क्या होगा. अभी हम लोग अब पिन पॉइंट वाले एरिया में घुस रहे हैं जिसमें थोड़ा डेटा सेट्स वगैरह बड़े रहेंगे, और अगर ये बड़े रहेंगे तो हमको थोड़ा सा लोडिंग वगैरह में टाइम लगेगा. लाइक ये वाला जो डेटा सेट है इसको अगर आप देखोगे तो एक्सेल में अभी भी लोड हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे पास बार बार आने वाली है अभी, बट ये एक जनरल नॉर्मल प्रॉब्लम है, तो इट इज़ नॉट समथिंग रियली बॉदरसम ऑफ. है ना. तो ये मेरे पास एक डेटा सेट है, थोड़ा हाँ हाँ भेज दिया. हाँ कर दिया. ठीक है. मल्टीलिंगुअल है ये. तो मल्टीलिंगुअल होने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें लैंग्वेज और आईडीज वगैरह ये सब थोड़ा सा एक डिफरेंट आपको दिख रहा है. लेट मी सी कि इसका कुछ और कॉपी मेरे पास है क्या. ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाला है. ये लोडिंग थोड़ा सा बोर करता है, बट दिस इज हाउ इट इज प्लेस. क्या कर सकते हैं. बट आइडिया यहाँ पे क्या है, मे नॉट बी समथिंग कि आपको ये बहुत ज़्यादा कुछ रिलेवेंट अभी दिखेगा इसके अंदर चीज़ें, बट आइडिया यहाँ पे है आप लोगों को सिखाना या समझाना कि कैसे ये वर्क करता है. देन यू कैन पिक अप सम अदर डेटा सेट मे बी स्मॉल इन नंबर, और फिर उसी डेटा सेट के ऊपर आप अपना क्लासिफिकेशन के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ड्यू टू मल्टीलिंगुअल प्रॉब्लम एंड कैरेक्टर कोड सेट प्रॉब्लम, थोड़ा सा यहाँ पे डेटा सेट का जो वैल्यूज़ है जैसे आईडीज वगैरह और ये सब जो है ये चेंज हो गई है. बट डोंट वरी टू मच अबाउट इट. आइडिया यहाँ पे चीज़ें समझने का है. ठीक है. तो बहुत बड़ा डेटा सेट है. एक मिनट, मैं दूसरा डेटा सेट या दूसरा यूज़ केस लेने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ये फिर परेशान करेगा, मेरे को आगे बढ़ने ही नहीं देगा ये कोड के लिए. इतना बड़ा डेटा सेट प्रॉब्लम कर रहा है. रुको मैं दूसरा कुछ पकड़ने की कोशिश करता हूँ. हम्म. प्रॉब्ली ये आपके लिए वर्क करेगा. तो ठीक है, ये वाला केस ले लेता हूँ मैं. सो
ये दूसरा एक यूज केस है हमारे पास में जिस पे हम लोग वर्क कर रहे हैं एंड दिस यूज केस इज समथिंग इज गोइंग टू वर्क ऑन बुक डेटा। ठीक है, तो ये जो डेटा सेट अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ मैंने ये वेबसाइट से उठाया है। यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट वेबसाइट्स एंड फ्रॉम देयर यू कैन पिक अप द यूज केसेस। और इसमें हमारे पास क्या है, ये बुक्स का डेटा है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अलग अलग बुक्स पब्लिश करी, उन बुक्स के बुक आईडीज हमारे पास है। बुक आईडीज होने के बाद में बेस्ट बुक आईडी क्या है, वर्क आईडी क्या है, बहुत सारी फील्ड्स हम लोगों के पास है। बुक्स का ऑथर भी हमारे पास है एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ओरिजिनल पब्लिशिंग ईयर है, टाइटल क्या है बुक का ये हमारे पास है। सो बुक का टाइटल है, ओरिजिनल टाइटल, देन टाइटल है एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो बुक्स हमारे पास दी हुई है अलग अलग टाइटल्स है इसके, इनको हमको रिकमेंड करना है। रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम लोग क्या बना रहे हैं इसके अंदर, वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ रिकमेंडेशन सिस्टम। और उस रिकमेंडेशन सिस्टम में क्या करेंगे ना कि जो भी हम लोगों के पास टाइटल्स है उसी से रिलेवेंट दूसरी रिकमेंडेशन शो करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो एक्चुअली रिकमेंडेशन सिस्टम में हमारे पास क्या होता है कि जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, लेट्स से अमेजन पे आप गए, तो अमेजन पे जाके अगर आपने सर्च किया, लेट्स से क्या सर्च किया, लेट्स से मैगी सर्च किया, अगर आपने ये सर्च किया है तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स रहेंगे वो आप लोगों के पास रिकमेंडेशन में आ जाते हैं। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज कि जो भी हमारा सर्च है उस सर्च के बेसिस पे आपको आउटपुट दिखना शुरू हो जाए, सर्च स्ट्रिंग के बेसिस पे आउटपुट दिखना शुरू हो जाए, राइट। अब जो जिन भी वर्ड्स के अंदर या जिन भी प्रोडक्ट्स के अंदर मैगी वर्ड लिखा रहेगा उससे रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स आपको दिखाना शुरू कर देगा। मे बी मैगी नूडल हो जाएगा, मैगी आटा नूडल हो जाएगा, मैगी मसाला हो जाएगा, मैगी का कुछ और प्रोडक्ट रहेगा तो वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज रिकमेंडेशन, राइट। इसी तरह से अगर आप नेटफ्लिक्स पे जाते हैं और नेटफ्लिक्स के अंदर आपने लिख दिया गोविंदा, सो गोविंदा से रिलेटेड जितने भी मूवीज रहेंगी वो सब रिकमेंड होना शुरू हो जाएगी। मूवीज भी होगा, मे बी कुछ और भी हो सकता है लाइक सीरियल वगैरह या कुछ और चीजें, तो वो भी रिकमेंड होगा जिसमें गोविंदा होगा। नाउ गोविंदा माइट बी देयर इन द टाइटल, माइट बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन, कहीं और पे भी, राइट। या फिर उसी से मिलते जुलती जो चीजें रहेगी वो हमारे पास रिकमेंड होना शुरू हो जाती है। अब ये रिकमेंड होने के लिए आप ये जानिए कि भाई इतनी सारी चीजें रहेगी, इसके अंदर हमको क्या करना पड़ता है, पूरा सर्चिंग करना पड़ता है पूरे टेक्स्ट के अंदर। और वो जो सर्चिंग है वो किसके बेसिस पे होगी, तो वो हमारे पास एनएलपी के बेसिस पे हम लोग करवाने वाले हैं। ठीक है, सो दैट इज द यूज केस जिसके ऊपर अभी हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द डेटा सेट और उस डेटा सेट के ऊपर हम लोगों को ये सारी चीजें वर्क करनी है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे तो उसके लिए हमने क्या किया है, और इसमें दो अलग अलग चीजें लेने वाला हूँ मैं। एक जोक्स वाला डेटा है, दूसरा है मेरे पास बुक्स वाला। बट मैं पहले अभी आपको बुक्स वाले डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर आपको दिखाते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, देन विल पिक अप द जोक्स वन एज वेल। बट जोक ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे इसलिए बुक वाला पे ले लेता हूँ। तो जो मैंने अभी आपको डेटा सेट दिखाया था ये बुक्स का डेटा सेट है और उसके ऊपर हम लोग ये इंजन रन करेंगे। ठीक है, नाउ रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। सो नाउ हमने क्या करा है, पंडास इंपोर्ट किया है और रीड अंडरस्कोर सीएसवी से बुक्स वाला डेटा सेट हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो रहा है डेटा सेट, अभी यहाँ पे स्टार का देख रहे हो, तो ये इंपोर्ट हो रहा है। फिर डॉट हेड से आप देखोगे इसके अंदर और क्या क्या है, ये इसकी अलग अलग फील्ड्स आ गई यहाँ पे जो दिख रही है। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस अगला हमारे पास क्या आएगा, तो अब हमको ये जो डेटा सेट तो आपने इंपोर्ट कर लिया है, अब डेटा सेट इंपोर्ट करने के बाद अगला स्टेप आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। तो कोई भी मशीन लर्निंग पाइपलाइन हमारी जो रहती है वो मल्टीपल स्टेप्स से बनी हुई होती है और उन मल्टीपल स्टेप्स में हमारे पास पहला जो रहेगा वो होता है
डेटा सेट इंपोर्ट करना। नाउ डेटा सेट इंपोर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, तो यू नो कि हमको अगला करना होता है डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, तो डेटा प्री प्रोसेसिंग वाली स्टेज में अब हम लोग आए हैं। जो लास्ट डिस्कशन हम लोगों ने पढ़ा था, उस डेटा प्री प्रोसेसिंग में हम लोगों को बहुत सारी स्टेप्स करनी थी, लाइक रिमूवल ऑफ स्टॉप वर्ड्स, या फिर पंक्चुएशंस रिमूव करना है, या और भी बहुत सारी जो चीजें मैंने आपको बताई थी, कैपिटल टू स्मॉल वर्ड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी चीजें हमारे पास थी, वही हम लोग अब यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस पूरे सेक्शन में अगर हम बात करेंगे, ये पूरे डेटा सेट में बात करेंगे, तो हमारे लिए काम की बात क्या है, तो हमको बुक्स को रिकमेंड करना है। अब बुक्स को रिकमेंड करना है तो किस तरह से रिकमेंड करना है कि भाई कोई भी बंदा रहेगा वो टाइटल वगैरह कुछ लिखेगा और उस टाइटल से रिलेटेड कितनी बुक्स हैं या उसी से जुड़ी बुक्स कितनी है वो सब निकाल के लाएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे हैरी पॉटर लिख दिया, तो हैरी पॉटर अगर मैंने लिखा है, तो अगर हैरी पॉटर 1 मैंने बुक का नाम लिखा हुआ है, तो हैरी पॉटर 1 के साथ में अगली रिकमेंडेशंस जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, हैरी पॉटर 2, हैरी पॉटर 3, हैरी पॉटर 4, 5, 6, 7, जितनी भी हमारे पास हैरी पॉटर की बुक है, एटलीस्ट वो तो हमारे पास टॉप पे आनी ही चाहिए। एंड देन उससे मिलती जुलती जो भी और दूसरी बुक्स रहेंगी वो भी आनी चाहिए। बट फिलहाल हम लोग जो रिकमेंडेशंस देख रहे हैं वो सिर्फ उसके टाइटल में देख रहे हैं। फिर उसके बाद उसको टाइटल के बाद जो रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन को भी आप देख सकते हैं, अगर उसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, उसका जेनर दे रखा है तो उसमें भी देख सकते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। राइट, अगर आप यहीं से ही नेटफ्लिक्स या कोई और इंजन भी खोलेंगे तो उसमें भी यही होता है कि प्लीज एंटर द जेनर, एंड जेनर या फिर एक्टर उसके अंदर काम कर रहे हैं, उसका टाइटल जो है वो सब एंटर कर। राइट, जैसे अगर आप कोई भी यहाँ पे कोई भी वो खोल सकते हैं ना, नेटफ्लिक्स का तो रिकमेंडेशन हमको यहाँ पे देगा नहीं शायद ये, क्योंकि नेटफ्लिक्स के अंदर पहले प्लान आपको चाहिए होता है कुछ भी दिखाने के लिए ना। एक मिनट, इमेजेस में देखता हूँ मैं, तो आपको शायद यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये सर्च वाला ऑप्शन होता है, और ये सर्च में आपको मूवी का नाम लिखने का बोलता है, या जेनर लिखने का बोलता है, या मे बी एक्टर्स लिखने का बोलता है, या जो भी चीज़ें हैं वो सब ये सर्च में लिखने का वो बोलता है। तो इसी तरह की चीज़ें यहाँ पे होती है। हॉटस्टार देखता हूँ, हॉटस्टार के अंदर वो दिखाता है क्या सर्च को, जिसको आएंगे यहाँ पे, हाँ, तो ये सर्च वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आया है। ठीक है, तो सर्च में हम क्या लिखें, जैसे मैंने हैरी पॉटर नहीं है इसके पास, हाँ, जैसे मैंने हैरी पॉटर लिखा तो द पॉटर आना शुरू हो गया है। इसके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, मूवीज में जाके देखते हैं क्या लिखें। सपोज यहाँ पे दिख रही है एक मूवी मुझे, बागी लिखता हूँ। देखो, जैसे ही मैंने बागी लिखा तो आपके पास क्या क्या आया, जैसे ही आपने बागी लिखा तो बागी 3 आ गया, बागी 2 आया है, टेलर उसका अगर लिखा हुआ है तो वो है जो लिखा हुआ आ रहा है। फिर भंका सॉन्ग आया है, बट मे बी ये जो सॉन्ग है बागी मूवी का होगा इसलिए दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के रिजल्ट्स हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। आपने यहाँ पे डाला और उससे रिलेटेड जितने भी सर्च थे वो हमारे पास आ गए। जैसे ये सॉन्ग की बात करेंगे तो टाइगर श्रॉफ दिख रहा है, मतलब ये समहाउ बागी हो सकता है। ये किसका है, ये भी बागी फिल्म का ही है क्या। सो जो भी अगर आप देख रहे हैं तो ये सारा जो रिकमेंडेशन आया है दे ऑल आर रिलेटेड टू बागी मूवी समहाउ। राइट, तो यही जो सर्च है, यही जो चीजें हैं, इसी तरह इसको रिकमेंडेशन बोलते हैं एनीवेज। तो इसी तरह का जो रिकमेंडेशन है वो अभी हम लोग एक इंजन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच सोफिस्टिकेटेड, बहुत बड़ा नहीं होगा, बट काइंड ऑफ वैसा ही होगा। उसको थोड़ा बहुत आप रिफाइन करेंगे तो वो उस लेवल पे आ जाएगा। अभी समझ में आ रहा है यूज केस क्या बनाने वाले हम लोग, है ना। तो लेट्स ट्राई इट आउट। अब ये सब करने के लिए अभी जो डेटा सेट अपने पास है, जो भी डेटा सेट है वो पूरा डेटा सेट मेरे काम का नहीं है। रीजन ये कि हम अभी अपना यूज केस को लिमिट कर रहे हैं सिर्फ उसके टाइटल तक।
ठीक है, कि जो भी टाइटल है बुक का उस टाइटल पे ही हम लोग सर्च मारेंगे, बाकी सब चीजों का अभी दिमाग नहीं लगा रहे हैं। बट यस, जैसे जैसे आपका यूज केस अलग होता जाता है, जैसे जैसे डिस्कशन आप करेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ड ऑन द यूज केस, तो वो उसमें आप अलग अलग फील्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को सिर्फ टाइटल पे सर्च मारना है, तो मेरी जो टाइटल वाला जो कॉलम है इसको बचा के रखता हूँ, बाकी सब मेरे कोई काम के नहीं है। ठीक है, आप चाहिए तो बाकी सबको हटा दो, हम सिर्फ टाइटल पे सर्च मारने वाले हैं, बाकी डिपेंड करता है कि आप लोगों का यूज केस आपके हाथ में क्या है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये टाइटल के ऊपर वर्क करने वाला हूँ, तो मैं टाइटल वाला कॉलम रखूंगा और मे भी एक बुक आईडी वाला कॉलम रखता हूँ जो कि मुझे बुक्स को आइडेंटिफाई करने के काम आएगा। तो बुक आईडी, बुक आईडी और टाइटल। सो बुक आईडी और टाइटल, ये दो चीजें हमारे काम की, तो उसको हम लोग रख रहे हैं। ठीक, तो वही हम करते हैं कि जो डेटा फ्रेम, उस डेटा फ्रेम में से बुक आईडी और टाइटल, ये दो चीजें जो रहेगी वो हम लोग निकाल के ला रहे हैं। और उसके आगे लगा रहा हूँ मैं डॉट कॉपी। डॉट कॉपी मतलब क्या कर रहा हूँ कि इसी की एक अलग से कॉपी बना के रख रहा हूँ ताकि मेरी बुक्स आ जाए। ठीक है, और इसको स्टोर कर रहा हूँ इसके अंदर, और अब इसके आगे है टाइटल। ठीक है, टाइटल में अगर आप चाहिए तो 10 बुक देखनी है इसके अंदर की, तो 10 भी देख सकते हैं कि ये अलग अलग हमारे पास टाइटल है, मतलब ये अलग अलग बुक्स हैं। तो हमने क्या करा, सिर्फ टाइटल लिया और बुक आईडी लिया, नथिंग एल्स। अब ये लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, अब इसके बाद जो मैंने आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग में अलग अलग स्टेप्स बताई थी, वही सारे स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। क्या क्या बताया था, कोई रिपीट कर सकता है? डेटा प्री प्रोसेसिंग में हमने क्या क्या देखा था? टोकनाइजेशन, टोकनाइजेशन हुआ था, और स्टेमिंग, लिमिटाइजेशन, स्टेमिंग हुआ था या लेमेटाइजेशन हुआ था, फिर स्टॉपवर्ड रिमूवल, स्टॉपवर्ड रिमूवल हुआ था। ठीक है, और क्या हुआ था? पंक्चुएशंस रिमूवल हुआ था। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी, तो वही सारी चीजें जो रहती है वो हम लोग करने जा रहे हैं एक एक करके। और किस लिए करी थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आप मान लो, जैसे अभी आपने बागी सर्च किया था, अब बागी सर्च किया था, अब बागी में आपने सर्च आर्ग्यूमेंट में कैपिटल बी और बाकी सब स्मॉल में डाला था, कहीं हमारे पास ऐसा लिखा होता बागी 2, तो ये सब स्मॉल में लिखा हुआ है, तो दिस एंड दिस विल बी कंसिडर्ड डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग कंसिडर होंगे ड्यू टू दिस लेटर। तो ये जो स्मॉल और कैपिटल के फर्क के कारण, तो वो चीज हमको हटानी है, स्मॉल कैपिटल का वर्ड का अंतर हमारे पास आना नहीं चाहिए। ठीक है, सेम होना चाहिए, वो दे शुड बी ट्रीटेड एज अ सेम। तो सभी को हम लोग टू लोअर करके फंक्शन होता है, उससे सबको लोअर लेटर में कर सकते हैं, या टू अपर करके सबको अपर लेटर में कर सकते हैं, इसलिए हम कैपिटल स्मॉल लेटर का ध्यान देना पड़ता है। दूसरा हमने क्या किया था, जैसे बागी लिखा हुआ है, अब इसके अंदर आई डोंट नो, मैं फिक्टिशियस बना रहा हूँ, गे ऑफ यूनिवर्स, समथिंग लाइक दैट। अब क्या ये एक दूसरे से मिलता जुलता है? की रिकमेंडेशन में जब बागी सर्च कर रहे हो तो क्या ये आना चाहिए? No, sir. नहीं आना चाहिए, राइट? क्यों नहीं आना चाहिए? So क्योंकि मतलब कैटेगरी डिफरेंट है, मतलब दोनों के करते हैं। नहीं ना बाबा, कैटेगरी पास है क्या? हम तो टाइटल पे तो सर्च कर रहे हैं, अभी आपके पास क्या हेडिंग है? आपके पास तो सिर्फ टाइटल्स हैं, तो जो आपने सर्च आर्ग्यूमेंट में बागी लिखा था उससे बेसिस पे, यानी उससे मिलता जुलता जो है वो सर्च करो। अच्छा ठीक है, मैंने यहाँ से बागी सर्च किया और यहाँ पे शोले आ गया, तो क्या रिलेवेंट होगा? No. कि आपने बागी सर्च किया और मे बी हैरी पॉटर आ गया, तो क्या ये रिलेवेंट रिकमेंडेशन है? आप बोलोगे मैं सर्च कुछ कर रहा हूँ, आ कुछ रहा है, राइट? अगर आप यहाँ पे बागी लिख रहे हो तो इट इज एक्सपेक्टेड कि टाइटल है, तो जिस भी सारी मूवीज में जहाँ पे बागी जैसा कुछ लिखा हुआ होगा वो सब आना चाहिए। दैट इज व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग। क्या मैं सही बोल रहा हूँ?
तो अगर यहाँ पे बागी लिखा है और यहाँ पे बागी 2 हमारे पास आ रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि बागी इसमें कहीं ना कहीं है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बागी सर्च कर रहा हूँ और बागी ऑफ द यूनिवर्स, बागी ऑफ द यूनिवर्स समथिंग कुछ ऐसा, तो वो भी गलत नहीं है, वो भी आ सकता है। बट शोले आ रहा है, हैरी पॉटर आ रहा है, तो वो इररिलेवेंट हो गया है, ये नहीं आना, बट ये और ये आ सकता है। मैंने दिखाया ना आपको, तो लाइव दिखाया था ना अभी हॉटस्टार पे सर्च करके, वही तो रिकमेंडेशन था। फिर से एक बार देखते हैं, ये हॉटस्टार है, परेशान कर रहा है सिस्टम। सर आपकी वॉइस भी थोड़ी कट कट के आ रही है, शायद इंटरनेट इशू है आपके से। हेलो, अभी वॉइस बराबर से आ रही है क्या? यस सर। आ रही यस है? सर। हाँ, तो कुछ और सर्च करके देख लेते हैं, जैसे बागी की जगह क्या सर्च करें यार? शोले, देखो। सर जूम जूम की आपकी वो आ रही है स्क्रीन। हाँ सॉरी। हाँ, तो ये हॉटस्टार का है। अभी आपको कुछ और सर्च करना है तो बागी की जगह कुछ और भी सर्च कर सकते हैं। कोई नाम बताओ फटाफट मूवी का जो सर्च किया जा सकता है। क्या दिखा है यहाँ पे जिसमें मिलती जुलती बहुत सारी चीजें हो? ये था ना हाउसफुल। हाउसफुल 1 2 3 4 5 बहुत सारा है। हाउस, मैंने हाउस सर्च किया। अब ये देखो क्या समझ में आ रहा है आपको इसके अंदर? तो हाउसफुल लिखा हूं तो ज्यादा स्पेसिफिक आएगी सर्च। तो जैसे हाउसफुल लिखा तो पहला सर्च आया हाउसफुल 4, मतलब हाउसफुल तो आया, उसके आगे कुछ और भी लिखा था तो वो भी आया है, और आना भी चाहिए क्योंकि हम लोग हाउसफुल से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। हम सिर्फ हाउसफुल सर्च नहीं कर रहे हैं, हम हाउसफुल और हाउसफुल से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब निकाल के लाना चाह रहे हैं, राइट? दैट इज व्हाट इज अ स्मार्ट सर्च या रिकमेंडेशन ना। तो यहाँ पे हाउसफुल 4 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया। फिर उसके बाद क्या करा, अब ये जो था इसके अंदर बोलोगे तो इसने डिस्क्रिप्शन भी सर्च किया है। हमारे पास अभी जो फिलहाल यूज केस है उसमें डिस्क्रिप्शन हम सर्च नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ टाइटल सर्च कर रहे हैं। तो सिर्फ टाइटल में जो मैचिंग आएगी वही हम ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे भी टाइटल में देखोगे तो हाउसफुल 4 टाइटल आ गया इसके अंदर। अब ये सारी जो चीजें थी इसमें कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन में हाउसफुल आया हुआ है, इसलिए ये सब आपके पास रिकमेंडेशन में आ रहा है फिलहाल हम सर लोग। सर ये अक्षय कुमार है इसलिए तो नहीं आ रही बाला? नहीं, क्योंकि हाउसफुल में अक्षय कुमार है और इसमें भी अक्षय कुमार है, बाबा ऐसा तो बाला, नहीं? बाला वाला जो गाना है वो हाउसफुल में है इसलिए आ रहा है। शायद आपने हाउसफुल देखी नहीं है ना? नहीं सर। हाँ इसलिए। तो ये बाला वाला गाना जो है ना वो हाउसफुल का ही है, इसलिए आ रहा है। ठीक है। बाकी इसके कारण नहीं कि अक्षय कुमार के कारण है, अक्षय कुमार के कारण कुछ अलग चीज आएगी, बहुत सी मतलब उसकी दूसरी मूवीज आएगी। ये देखो, नहीं तो अभी अक्षय कुमार की और भी 50 मूवी है, वो सब भी आना चाहिए था, वो सब नहीं आया। बट ये सब हाउसफुल की ही चीजें हैं, उसी से रिलेटेड कंटेंट है, इसलिए आपको दिख रहा है। अब कहीं पे आप देखोगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, हाउसफुल 4 ट्रेलर भी लिखा है, वो भी आ रहा है, बट वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है। आप ये चीज समझने की कोशिश समझ पा रहे हो कि क्या फर्क आ रहा है यहाँ पे?
यहाँ पे प्योरली हाउसफुल था इसलिए ऊपर ऊपर आया है रिकमेंडेशन में, और यहाँ पे उसके डिस्क्रिप्शन में टेलर भी लिखा हुआ है इसलिए थोड़ा सा वो रिलेटिवली नीचे आया है। ठीक है, यहाँ पे प्रोमो लिखा है तो थोड़ा सा रिलेटिवली नीचे आया है। मतलब क्या कि जब आप कोई सर्च मार रहे हो तो सर्च मारते टाइम पे जो एग्जैक्ट मैच आपको मिल जाता है तो एग्जैक्ट मैच जो रहेगा वो ऊपर आएगा और अप्रोक्सीमेट मैच थोड़ा सा नीचे आएगा रिलेटिवली, एंड दैट इज व्हाट इज द रिकमेंडेशन। ठीक है, तो वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे वही मैं आपको बताया था कि अगर आपके पास बागी लिखा हुआ है, तो अगर आपके पास बागी लिखा हुआ है और यहाँ पे एग्जैक्टली बागी लिखा हुआ है तो वो तो आ जाएगा, बट बागी से मिलता जुलता कुछ आगे के वर्ड्स रहेंगे तो वो जो रहेंगे वो आएगा जरूर, बट वो नेक्स्ट रिकमेंडेशंस में आएगा, नीचे की तरफ थोड़ा सा आएगा। तो वैसा हमको कुछ सर्च इंजन बनाना है। ठीक है, तो वही हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो ये कैसे बनेगा। तो इसके अंदर मैंने क्या बोला, तो इसके अंदर जो हमारे पास था हमने सर्चिंग मारा, कहाँ गया, हाँ, तो सर्च मारने के बाद मैंने सिर्फ यहाँ पे टाइटल लिया है। ठीक है, बुक आईडी और टाइटल। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि अब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करने जा रहे हैं। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग के अलग अलग पार्ट्स थे जिसमें हमने बोला था कि टोकनाइजेशन करेंगे, लिमिटाइजेशन करेंगे, कैपिटल टू स्मॉल वर्ड कन्वर्ट करेंगे और बहुत सारी स्टॉप वर्ड्स हटाएंगे और बहुत सारी चीजें करेंगे। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं। अब समझने में थोड़ा सा लंबा है बट परफॉर्म करने में छोटा है, तो उसके लिए हमको परफॉर्म कर रहे हैं अभी हम लोग। समझने के लिए तो हम लोग लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। तो हमने क्या करा, sklearn फीचर एक्सट्रैक्शन डॉट txt, ये एक हमारे पास लाइब्रेरी sklearn से फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और डॉट टेक्स्ट टाइप का फीचर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो उसमें से हमको काउंट वेक्टराइजर नाम का फंक्शन इंपोर्ट करना है। तो ये काउंट वेक्टराइजर नाम का मैंने फंक्शन इंपोर्ट कर लिया। अब ये जो काउंट वेक्टराइजर नाम का जो फंक्शन है, काउंट लिखो और टैब दबा दो तो कंप्लीट हो जाएगा वो, काउंट और टैब। तो ये काउंट वेक्टराइजर। अभी जो काउंट वेक्टराइजर का फंक्शन है इसके अंदर क्या क्या होता है ये देखते हैं। तो काउंट वेक्टराइजर फंक्शन आपने खोला और इसको ओपन करा। अब जब आप ओपन करोगे तो ये देखो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। पहला हमारे पास है स्ट्रिप एक्सेंट। अब क्या होता है ना कि कई बार स्पेनिश वर्ड या फ्रेंच वर्ड या कुछ और बोलते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि कुछ भी हम प्रोनाउंस करते हैं तो उसके साथ में थोड़ा थोड़ा एक्सेंट आता है, इवन इन द रिटन फॉर्मेट भी। जैसे अगर आप बोलोगे तो इन फ्रेंच, कुछ कुछ आपने देखा होगा ना, ए जो रहता है ए के ऊपर कुछ कुछ बना हुआ रहता है। कुछ और वर्ड लिख के देखते हैं। वो डैश और डॉट्स जो बने रहते हैं वो, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। डॉट्स जैसे ये एम करके कुछ लिखा हुआ है तो एम में ए के ऊपर कुछ बना हुआ है ना, तो ये सब एक्सेंट टाइप की चीजें होती है। द का तो ला हो जाएगा शायद मेरे ख्याल से, फोनेटिक्स बोलते हैं, सॉरी, हाँ फोनेटिक्स बोलते हैं। तो फोनेटिक्स वर्ड वगैरह जो बोलते हैं तो उसको अगर हमको सप्रेस करना है कई बार, उसको भी हटाना है क्योंकि वो कोई मतलब का नहीं रहता है। तो स्ट्रिप एक्सेंट्स जो रहता है ये इससे कंट्रोल हम लोग कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बोला था कि कोई भी चीज अगर ऐसे लिखी है, कैपिटल में लिखी है या स्मॉल में लिखी है, दोनों सिमिलर कंसीडर होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करें, या तो सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो या सबको स्मॉल में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो वो अगर आपको काम करना है तो वो इसका जो सेकेंड पैरामीटर है लोअर केस वाला, उससे हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर है सेकेंड वाला, उसका नाम क्या है, लोअर केस। लोअर केस तो नाम लिखा हुआ है बट एक्चुअली वो नाम नहीं है। लोअर केस इज इक्वल टू आपने ट्रू कर दिया तो इससे क्या होगा, जो भी हमारा जो वर्ड आया, जैसे ये वर्ड भी आया तो ये कन्वर्ट होके ऐसा बन जाएगा। मतलब इसके अंदर सारे जो लेटर्स होंगे सारे के सारे लोअर केस में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको फॉल्स रखोगे तो फिर वो जैसा आपने पास किया है वैसा ही रहेंगे। ठीक है, फिर प्री प्रोसेस कर रहे हैं। फिर टोकनाइजर। अब टोकनाइजर मतलब क्या होता है, आप इसको टोकनाइज करना चाह रहे हैं। टोकनाइजेशन का मतलब क्या था, जैसे तो टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो टोकनाइजेशन में मैंने बताया था कि हर एक वर्ड्स को अलग अलग करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टोकनाइजर, राइट। और टोकनाइजर भी हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है वर्ड टोकनाइजर, मतलब क्या होता है
कि हर एक वर्ड को टोकनाइज कर रहे हैं। सो दिस ऑल आर कॉल्ड एज वन टोकन, अगर आपने वर्ड टोकनाइजर लिया है तो, ठीक है। फिर अगर उसके बाद आपने अगला जो होता है सेंटेंस टोकनाइजर, मतलब अगर आपके पास पूरा पैराग्राफ लिखा है तो उसमें से एक सेंटेंस को एक टोकन कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपको वैसा करना है तो आप वैसा कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द यूज केस, बट नॉर्मली वर्ड टोकनाइजर इज द मोस्ट पॉपुलर वन जो हम लोग यूज करते हैं, और वो बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है हर जगह पे, ठीक है। फिर उसके बाद टोकनाइजर के बाद अगला हम लोग जो चीज करने वाले हैं वो है स्टॉप वर्ड रिमूवल। तो स्टॉप वर्ड्स आपको चाहिए नहीं चाहिए, रिमूव करना है नहीं करना है, तो ये स्टॉप वर्ड रिमूवल से कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी तक ये चीजें समझ में आई है, 4-5 चीजें जो मैंने एक्सप्लेन करी है। इसमें कोई क्वेश्चन है? स्टॉप वर्ड रिपीट कर दी। स्टॉप वर्ड मतलब क्या हो गया? स्टॉप वर्ड मतलब इज, आर, एम, द, ये सारे वर्ड जो रहते हैं, जैसे अगर आपने बोला द बागी ऑफ यूनिवर्स, अब इसमें अगर आप बात करेंगे तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अगेन यूज केस टू यूज केस वो वेरी करता है। तो नॉर्मली क्या होता है, कोई सर्च अगर करता है तो सर्च करने के लिए द सर्च नहीं करता है, राइट, कि द से सर्च लगा दिया आपने हॉटस्टार पे। अभी हॉटस्टार पे अगर किसी मूवी का नाम ही द है तो बात अलग है, बट आप कभी भी ऐसा सर्च नहीं करोगे, क्योंकि वो तो अगर सर्च भी कर लिया तो बहुत जेनरिक सर्च आ जाएगा, कुछ भी आपके पास निकल के नहीं आएगा, राइट। या फिर ऐसा इज सर्च करोगे क्या? नहीं करोगे ना, क्योंकि कुछ आता ही नहीं इसके अंदर से। ये सब तो कनेक्टर वर्ड्स होते हैं, असली मीनिंग ये कम्युनिकेट कभी भी नहीं करते, किसी भी चीज का असली मीनिंग ये कम्युनिकेट नहीं करते। असली मीनिंग जो रहेगा वो ऐसा रहेगा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है। तो ये असली मीनिंग होता है, ये असली वर्ड्स होते हैं। तो जो असली वर्ड्स है वो ये है, बट इसमें द, इज, आर, एम ये सब चीजें काम की नहीं होती। जब काम की नहीं होती तो उसको हमें रख के भी फायदा नहीं, क्योंकि वो बिना बात का प्रोसेसिंग टाइम रहता है। तो ऐसे वर्ड लाइक द, इज, आर, एम, ऑफ, समथिंग ऑफ दीज थिंग्स, इन सबको हम लोग रिमूव कर देते हैं, बिकॉज दे आर समथिंग एन ओवरहेड, एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, तो उसका कोई काम का नहीं होता, तो इसलिए हम लोग उनको निकालना होता है। ऐसे वर्ड्स को स्टॉप वर्ड बोला जाता है, और अगर उनको निकालना है तो उसको स्टॉप वर्ड हम लोग निकालने का काम करते हैं। तो ये स्टॉप वर्ड अगर लिखा हुआ है तो स्टॉप वर्ड वो होता है, और उसको रिमूव करना है तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रिमूवल कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया? इरशाद आपने पूछा था ना? यस सर, अंडरस्टूड। फिर टोकन पैटर्न्स। अब टोकन पैटर्न्स क्या होता है, कई बार जो हमारी लैंग्वेज होती है उसके अंदर बोल्ड लिखा रहता है, कई बार जो रहता है आई थिंक डबल स्पेसेस रहेगी, व्हाइट स्पेसेस रहेगी, ये सब जो चीज रहेगी ये निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये इससे वो कंट्रोल होता है ना, निकालने का काम होता है, ठीक, इतना क्लियर। अब अगली एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है एनग्राम। अब एनग्राम क्या होता है? कई बार ऐसा होता है कि नॉट इन द सर्च सेंस जो मैंने अभी आपको बताया है, बट कई बार ऐसा होता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो अकेला कुछ मतलब देते हैं और किसी के साथ जुड़ के कुछ अलग मतलब देते हैं। जैसे टुडे, जैसे सेंटिमेंट एनालिसिस कर रहे हैं आप, और सेंटिमेंट एनालिसिस में आप ये पता करना चाह रहे हैं कि जो यूजर है वो हैप्पी है, सैड है, या कुछ उसको फर्क ही नहीं पड़ा है, ठीक है, हैप्पी है, सैड है या नॉर्मल है, ये आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मे बी अमेजन का रिव्यू सिस्टम लेना चाह रहे हैं आप, प्रोडक्ट रिव्यू, तो प्रोडक्ट रिव्यू से आप ये पता करना चाह रहे हैं कि कस्टमर जो है वो हैप्पी है क्या विद द प्रोडक्ट, या फिर विद द प्रोडक्ट ही इज सैड और नॉट सो हैप्पी, और इट्स अ काइंड ऑफ न्यूट्रल। अगर आपको ये पता करना है तो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट, ऐसा करके कुछ वर्ड आ गया। मतलब किसी ने रिव्यू लिखा और रिव्यू लिखने में 10-15 लाइन लिखी, उसके अंदर आपको कहीं ये वर्ड लिखा हुआ मिल गया, आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट। तो इससे आप क्या बताओगे? इससे आप क्या बताओगे? बंदा है, खुश है, दुखी है, क्या है? तीनों में से कौन सा? हैप्पी है, ठीक है, आपने ऐसा लिख दिया। वर्ड था हमारा आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट। आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट मतलब कस्टमर हैप्पी है, और आपने उससे टैग कर दिया, ठीक है।
कैसे किया? तो उसको करने का तो सिंपल सा नॉर्मल वाला तरीका है कि आपने पहले आई को टोकनाइज किया, तो आई को अलग हटाया, एम को अलग हटाया, हैप्पी को अलग हटाया, विथ को अलग हटाया और प्रोडक्ट को अलग हटाया, और उसमें से आपने वर्ड देखा हैप्पी, और हैप्पी वर्ड जहां देखा आपके सिस्टम ने, आपने बोल दिया कि भाई बंदा हैप्पी है हमारे प्रोडक्ट से। ठीक है भाई, सही क्लासिफाई हो गया, राइट क्लासिफिकेशन हो गया। बट अगर यही स्टेटमेंट ये ऐसा लिखा होता तो आप क्या बोलते हैं? सैड है। सैड है, राइट। आप सीधे क्या बोल देते हैं? हैप्पी की जगह सैड बोल देते। वो तो आप बोल रहे हो भाई, मशीन लर्निंग मॉडल क्या बोलता है? नॉट हैप्पी। हैप्पी। मशीन लर्निंग क्या ट्रैक करता है इसको? हैप्पी टैग करता है या सैड टैग करता है, न्यूट्रल? सर न्यूट्रल करना चाहिए, क्योंकि मतलब नॉट हैप्पी जैसा कोई डिफाइंड ही नहीं रहेगा, तो मतलब रुको, मशीन लर्निंग मॉडल कैसे टैग कर रहा है? हैप्पी हैप्पी प्रिडिक्ट करेगा तो हैप्पी बोलेगा उसको, नॉट देखेगा। मशीन लर्निंग मॉडल टैगिंग कैसे कर रहा है? मैं बार बार क्या आपको समझा रहा हूँ, मशीन लर्निंग मॉडल टैगिंग कैसे कर रहा है? तो उसको इससे मतलब नहीं, उसको इससे मतलब नहीं, उसको इससे मतलब नहीं, उसको इस वर्ड से मतलब है। ये कैसा वर्ड है? पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है? तो ये तो पॉजिटिव वर्ड है। तो जहां मशीन लर्निंग मॉडल देखेगा हैप्पी, तो वो तो सीधे टैग कर देगा कि बंदा हैप्पी। बट एट द सेम टाइम वो ये सब चीजें नहीं देखेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग मॉडल देखते नहीं है। वो टोकनाइजेशन में यही तो हो रहा है, समझे बात को? तो उसने ये देखा और ये देख के ये टैग कर देगा कि भाई बंदा हैप्पी। बट क्या वो हैप्पी है रियली? नहीं, वो तो नॉट हैप्पी है। तो आपको क्या करवाना पड़ेगा समहाउ, कि जब आप टोकनाइजेशन करवाओगे तो पहला टोकनाइजेशन तो ऐसा हो जाएगा, आई एम नॉट हैप्पी विद द प्रोडक्ट। ठीक है, तो जब ऐसा करोगे तो उसमें से एक एक वर्ड अगर एक बार में लोगे तो वो हैप्पी देख के समझ जाएगा और टैग कर देगा। बट अगर अगर आप एक एक वर्ड एट अ टाइम लोगे तो जो कुछ वर्ड ऐसे रहेंगे जो दो वर्ड में काम करते हैं, उनका फायदा तब आता है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐसा करना पड़ेगा कि एक बार में दो वर्ड लिए जाए। तो फिर आप ऐसा करो, मतलब जो जो एक वर्ड एक टाइम होता है उसको बोलते हैं ग्राम। ग्राम, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हो एन ग्राम, मतलब एन वर्ड्स एट ए टाइम, तो अगर आप एक वर्ड में एक बार लोगे तो ये 1 ग्राम कहलाएगा, यूनिग्राम। इसको यूनिग्राम बोलते हैं, यूनिग्राम। तो यूनिग्राम मतलब आप जो भी अपना टोकनाइजेशन कर रहे हो उसमें एक वर्ड एक बार में ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज यूनिग्राम। ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास बाईग्राम। बाईग्राम, बाई मतलब होता है दो, कि एक बार में दो वर्ड लो। तो बाईग्राम कैसे हो जाएगा? आई एम एक टोकन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या हो जाएगा? नॉट हैप्पी, दूसरा आ गया। तीसरा हो जाएगा विद प्रोडक्ट। तो ये टोकनाइजेशन का दूसरा तरीका हो गया, जिसके अंदर आप बाईग्राम टोकनाइजेशन करवा रहे हैं, जिसमें दो वर्ड एट ए टाइम ले रहे हैं। तो उससे आप निकालने की कोशिश करोगे। तो जब इसको पूरे को जब आप समराइज करोगे तो आप देखोगे यार यहाँ पे नॉट हैप्पी वर्ड आया हुआ है। नॉट हैप्पी मतलब नेगेटिव वर्ड होता है। इसी तरह से किसी केस में आपको 3 वर्ड लेने पड़ेंगे तो ट्राईग्राम होता है। ट्राईग्राम मतलब 3 वर्ड्स एट अ टाइम, ठीक है। और एन ग्राम मतलब n वर्ड्स एट अ टाइम। समझे? बात समझ में आई? यस सर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं n ग्राम रेंज 1 to 1, इसका मतलब कि n ग्राम जो हम लेने वाले हैं उसमें एक से शुरू के एक वर्ड तक ही लेना, मतलब एक वर्ड एक बार में ही लेना है। बट अगर यहीं पे n ग्राम इज इक्वल टू मैं लिख देता 1 2 3, इसका मतलब यूनिग्राम भी सारे एनालाइज करो, बाईग्राम भी सारे एनालाइज करो, और ट्राईग्राम भी सारे एनालाइज करो। मतलब एक बार में एक एक वर्ड लेके भी एनालाइज करो, दो दो वर्ड लेके भी एनालाइज करो, और तीन तीन वर्ड लेके भी एनालाइज करो। ठीक है, तो ये n ग्राम रेंज का मतलब हुआ है। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ूंगा और कुछ समझना है इसमें n ग्राम में? क्लियर? यस सर। अभी n ग्राम के बाद अगली चीज हमारे पास क्या है? एनालाइजर। एनालाइजर जो आपको बता रहा है वो बता रहा है कि वर्ड को एनालाइज करना है, टोकन को एनालाइज करना है कि क्या। ठीक है। अब सर सॉरी सर एनग्राम में 1 और 1 किस लिए है? मतलब कि ये रेंज है ना। रेंज मतलब क्या, कि कितने तरह के एनग्राम आपको लेने हैं। तो इसने बताया कि 1 वाले ही लेने हैं। अगर मैं लिखता है यहाँ पे 1 से लेके 3 तक के, इसका मतलब कि यूनिग्राम यानी एक वर्ड एट ए टाइम भी कंसिडर करना है, बाईग्राम भी लेना है, और ट्राईग्राम भी लेना है।
ओके है ना। अगर मैं 1 to 4 लिख रहा हूँ तो 1 यूनिग्राम, बाईग्राम, ट्राईग्राम और 4 ग्राम भी लेने हैं। ठीक। अब अगला हमारे पास क्या है, तो अगला है हमारे पास मैक्स डीएफ और मिन डीएफ। मैक्स डीएफ और मिन डीएफ का मतलब क्या हुआ? मैक्स डीएफ और मिन डीएफ का मतलब क्या हो गया ना कि पूरा जब आपके पास डॉक्यूमेंट रहता है, जैसे मैंने सपोज एक रिव्यू लिखा किसके लिए, आईफोन के लिए, आईफोन के लिए रिव्यू लिखना चाहिए, ठीक है। और रिव्यू लिख, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप समझिएगा। अगर मैं कोई भी आईफोन का रिव्यू है या कोई भी वर्ड है उसका रिव्यू कर रहा हूँ, तो एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिखता हूँ किसी भी प्रोडक्ट के लिए। सेंटेंस क्या पूरा का पूरा, चलो एक रिव्यू खोल के दिखा देता हूँ मैं। रिव्यू ऑफ आईफोन, ठीक है। अब आप मुझे रिव्यू पढ़ के बताना कि भाई ये रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि आप ऐसे समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझेगी। तो एक रिव्यू पढ़ लेता हूँ, ये रिव्यू, ये रेटिंग है किसी की, मिल जा। और एक तो रेटिंग होती है, दूसरा रिव्यू होता है, तो ये रिव्यू है, ठीक है। ये तो समरी है, सॉरी। रिव्यू कहाँ है, रिव्यू रिव्यू, चलो यहाँ पे ये वाला पकड़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा है इसलिए। अब इस रिव्यू, अपन ऑटोमेटिक सिस्टम बना रहे हैं, तो इस रिव्यू को आपको पकड़ना है और बताना है कि ये पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है। बताओ भाई, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कोई बता पाएगा? दिख रहा है स्क्रीन? ये रिव्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है? सर एक काइंड ऑफ न्यूट्रल रिव्यू है, मतलब एक टाइप से अगर देखें तो। अच्छा, जैसे सर बिकॉज इसमें मतलब एडवांटेजेस भी है कि बैटरी बैकअप इफेक्टिव है, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव मेंशन्ड इश्यूज एज वेल। वेट, तो आपने पहला क्या बोला? बैटरी बैकअप इज इफेक्टिव, मतलब बैटरी बैकअप, है ना। तो एक, अच्छा यहाँ पे आप देखोगे तो पहली जो काम की चीज नहीं, वो क्या क्या काम का नहीं है, इस पूरा पढ़ने में आपको कोई कौन से ऐसे वर्ड है जो यूजलेस थे जिनको निकाला जा सकता है? तो पहले तो ये and is एंड more than ये सब हटा सकते हैं, है ना। तो ये तो हमारे क्या हो गए कि क्या है, ये वर्ड्स क्या हैं, upward. स्टॉप वर्ड से। तो स्टॉप वर्ड तो आप निकाल दो। अब स्टॉप वर्ड निकाल दोगे तो आपके पास कौन कौन से वर्ड बचेंगे जो आपको कंसीडर करने चाहिए? परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, मोर देन इफेक्टिव, रिलीज, रिसेंट रिलीज, टू इश्यूज, है ना। तो ये सब चीजें अपने काम की चीजें। अब जो मैं बाईग्राम वाला कंसेप्ट बता रहा था, देखो ये बाईग्राम वाला कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, एप्लीकेबल है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बैकअप वर्ड लेते हैं तो थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। बैटरी अगर लेते हैं अकेला तो समझना मुश्किल हो जाता है, बट बैटरी और बैकअप पूरा लेते हैं तो आपको ये वर्ड समझ में आ जाता है कि जो भी बात हो रही है वो बैटरी बैकअप के बारे में बात हो रही है, किसी और बैकअप या किसी और बैटरी के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। इसी तरह से टू इश्यूज कंसीडर करना जरूरी है, क्योंकि दो इश्यूज एक साथ की यहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे बाईग्राम यूज होता है या काम की चीज है। अब इसमें से जैसे दीपक बोले कि न्यूट्रल है, बट न्यूट्रल क्यों बोले, वो जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे तो कहीं बता रहे थे कि पहला वर्ड तो ये बताता है कि अच्छा वर्ड बता रहा है कि बैटरी बैकअप जो है वो इफिशिएंट है या इफेक्टिव है, वे मोर इफेक्टिव है। तो ये जो इतना सेंटेंस है ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है, और इस पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर भी जब आप टोकनाइजेशन करोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा कि परफॉर्मेंस वर्ड कितनी बार आया है, बैटरी वर्ड कितनी बार आया है, बैकअप वर्ड कितनी बार आया है, इफेक्टिव वर्ड कितनी बार आया है। तो पहली चीज तो इफेक्टिव वर्ड मतलब अपने पास जो होता है, इफेक्टिव जो रहता है, जो कि एक पॉजिटिव वर्ड आता है, वो अपने पास एक बार आ गया है, मतलब पहले सेंटेंस में एक बार तो आ गया, मतलब कहीं तो भी पॉजिटिव बात तो हुई है। दूसरा, द टू इशू आई गॉन थ्रू दैट इज मल्टीपल हेयरलाइन स्क्रेचेस अकर इन द आईफोन आई। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो इश्यूज के भी बारे में बात हुई है। तो इश्यूज
इफेक्टिव भी हुआ है, फिर इश्यूज भी आया है, वो भी एक बार बात हुई है। मतलब एक बार तो इसने पॉजिटिव बात करी और एक बार इसने नेगेटिव बात करी, ठीक है। Since I left was now I had to invest in the screen protector that gadget should is cover this to protect the further scratches, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ये सेकेंड वर्ड भी बोलोगे तो इसके अंदर भी कुछ तो भी नेगेटिव बातें और करी इसने। तो ये सब चीजों का बैलेंसिंग होता है कि भाई कितनी इसने पॉजिटिव बात करी, कितनी नेगेटिव बात करी, और फिर उसके बाद वो देखेगा टोटल पॉजिटिव ज्यादा है या टोटल नेगेटिव ज्यादा। ओवरऑल अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें थोड़ा नेगेटिव साइड ज्यादा बोल रहा है देन पॉजिटिव बातों में, बट उसके अंदर जो पॉजिटिव बोल रहा है बहुत इंटेंस पॉजिटिव बात बोल रहा है, वे मोर बोल रहा है। तो काइंड ऑफ जैसा ये बोले हम इसको नेगेटिव टैग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टैगिंग होती है इस तरह भी से, हाई दिया है हाँ सर, रेटिंग भी 4 स्टार है उसमें 5 वो रेटिंग नेगेटिव के कंसीडर कर। नहीं, पर वो फिर रेटिंग हमने तो लिया ही नहीं है ना, हम तो ये डिस्क्रिप्शन पढ़ के बता रहे हैं। रेटिंग कंसीडर करोगे तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया फिर तो, इसलिए रेटिंग भी ली जाती है। वो दूसरा पैरामीटर होता है, अदर पैरामीटर होता है, सेकंड पैरामीटर। अगर सिर्फ इसके बेसिस पे बताना तो हम बता सकते हैं, है ना। तो ये जब बड़े सोफिस्टिकेटेड इंजन बनते हैं तो उसमें रेटिंग भी ली जाती है, नंबर ऑफ रिव्यूज भी लिए जाते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें उसके अंदर होती है। अब इसी के अंदर ही अगर बात करेंगे तो कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो, जैसे अभी हम आईफोन की बात कर रहे हैं, अगर इसमें ये वर्ड लिखता द परफॉर्मेंस ऑफ आईफोन 13 इज वे मोर रिलीज द 2 इश्यूज इन आईफोन 13, ठीक है। नाउ आई हैव टू इन्वेस्ट इन आईफोन स्क्रीन प्रोटेक्टर एंड आईफोन कवर। तो आईफोन जो वर्ड होता है वो कितनी बार आता है यहाँ पे, 4 से 5 टाइम्स या जो भी अपना होता है, ठीक है। इफेक्टिव अगर एक वर्ड है, इफेक्टिव अपने पास 2 बार आया है, और पुअर परफॉर्मेंस ये अपने पास जो आया है वो भी 2 बार आया है। अब ये जो अपने पास जब आप वर्ड्स का काउंट कर रहे हैं तो कौन सा वर्ड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखते हैं, कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट दिखते हैं जो आपको डिसीजन लेने में मदद करते हैं सॉरी, कौन से वर्ड है जो डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं? इफेक्टिव, इशू, नहीं, यहाँ पे से इन तीनों में से इफेक्टिव काम कर रहा है, पुअर परफॉर्मेंस लिखा हुआ है यस, ये भी काम का है, आईफोन ये आपके लिए काम का है क्या? ये डिसीजन लेने में कुछ मदद कर रहा है? नो सर, 4 से 5 बार आया है, ये 5 बार आया है, बट ये काम नहीं आ रहा है। क्यों काम नहीं आ रहा है? ये बार बार आ रहा है, और यही एक कॉन्टेक्चुअल चीज होती है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके हाथ में है कि जब भी आप कुछ काम करते हैं तो कोई भी वर्ड जो बार बार आ रहा है, क्या आप उसको कंसिडर करना चाह रहे हैं क्या? और बार बार भी मतलब कितना बार आ रहा है? अगर कोई वर्ड है जो किसी सेंटेंस में बहुत ज्यादा बार आता है तो वो भी कई बार आपके काम का नहीं होता। क्यों? क्योंकि वैसे वर्ड जो होते हैं कई बार किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में या किसी चीज के बारे में बात करते हैं। जैसे आगे अगर ये पूरा पैराग्राफ आईफोन के बारे में है तो ऑफकोर्स आईफोन वाला जो वर्ड है वो बार बार आएगा ही इसमें। आईफोन आएगा, आईट्यून आएगा, एप्पल आएगा, इस तरह के वर्ड बार बार आने ही। क्यों बार बार आने हैं? क्योंकि आप उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो काम के होते हैं क्या आपके एनालिसिस? नहीं आते हैं भाई। आईफोन की बात कर रहे हो, आपको पता है कि आप आईफोन का रिव्यू कर रहे हो, तो आईफोन वर्ड को बार बार क्यों आने का? आईफोन, आईट्यून, एप्पल, ये सब चीजें आपके बार बार आएंगी, बट वो आपके यूज की नहीं होती, राइट? तो जब भी किसी चीज को समझने की कोशिश करते हो तो जो बहुत बार आते हैं वर्ड या बहुत कम बार जो वर्ड आते हैं, ये दोनों तरह के वर्ड जो रहते हैं वो थोड़ा आप अवॉइड करते हो, ठीक है? क्योंकि जो बहुत बार आ रहा है तो वो ऑफकोर्स आप टॉपिक के बारे में ही वहां पे बात कर रहे होंगे, जिसके भी रिव्यू करने जा रहे हो उसी के बारे में बात कर रहे होंगे, इसलिए वो आपके कॉन्टेक्स्ट का नहीं, आपके काम का नहीं रह जाता। और जो बहुत ही कम बार आ रहा है तो उसका वेटेज ही बहुत कम है यार। एक आधी बार कभी उसने अच्छी बात बोल दी, पर मेजरली तो सारी नेगेटिव बातें ही बोल रहा है, राइट? तो जैसे इसने मान लो इफेक्टिव जो था, अच्छी बात जो थी वो 50 बार बोली है और पुअर परफॉर्मेंस सिर्फ 1 बार बोला है, तो क्या 50 के अगेंस्ट आप 1 को कंसीडर करना चाहोगे? नहीं करेंगे, ठीक है? तो जब भी आप एनालिसिस करते हो तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड और लीस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड जो रहते हैं उनको मे बी आप समटाइम अवॉइड करना चाहोगे बेस्ड ऑन योर यूज केस। तो इसलिए
आपको एनएलपी में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि ये भी आप खुद कंट्रोल करें कि जब भी एनालिसिस करते हो तो क्या आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स और लीस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स को रखना है या अवॉइड करना है। समझे? और वो दोनों इससे कंट्रोल होता है, वो आपके हाथ में है। मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, क्रैक करने की कोशिश करते हो एनएलपी प्रॉब्लम, तो उसमें भी वो आपके हाथ में रहता है कि आप चाहो तो इसको 0 कर दो कि भाई मेरे को तो सारे 0 तक के जो है मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड चाहिए, हमको तो सारे मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड चाहिए, हमको तो सारे लीस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड भी चाहिए, तो आप इसको यूज मत करो या 0 कर दो, एकदम डिफॉल्ट वैल्यू पे रख दो। बट आपको ऐसा चाहिए कि नहीं यार थोड़ा मीड वाले वर्ड्स को निकाला जाए, वो थोड़े ज्यादा काम के होते हैं तो फिर आप उनको रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझ आया इसका डीएफ और मिन डीएफ का मतलब। फिर मैक्स फीचर, कितने फीचर एक बार में कंसिडर करने हैं, ठीक है, वोकैबुलरी एंड दैट्स इट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है व्हाइल डूइंग द डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो डेटा प्री प्रोसेसिंग में बहुत सारी चीजें आपको कंसिडर करनी होती है जो कि काउंट वेक्टराइजर से करी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये कमांड लगाओ और कमांड लगाने के बाद आपको इसमें से जितने भी आपको एक्सपेरिमेंट्स करने हैं वो सारी चीजें ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, काउंट वेक्टराइजर लगाया, इसमें एनालाइजर लगाया और क्या क्या लगाया, इसमें एनालाइजर लगाया मैंने वर्ड्स का। पहला स्टॉप वर्ड निकाल दूं इसमें से मैं, आप ही बताओ मुझे क्या करना है। तो लोअर केस कर दूं पहले मैं, ट्रू है ना, तो लोअर केस इज इक्वल टू, वैसे मुझे ये करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही होता है, इसलिए मैंने लगाया नहीं था, बट आपको दिखाने के लिए मैंने फिर से ट्रू कर दिया इसको। ये देखो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही होता, तो इसलिए कोई टेंशन नहीं था, नहीं भी करता तो, बट ठीक है। और क्या लगेगा इस पूरे केस में, जहाँ पे हम टाइटल देख रहे हैं बुक्स के, तो टोकनाइजर, तो टोकनाइजर ठीक है, वो उसके अंदर है। स्टॉप वर्ड कर देता हूँ मैं, है ना, तो स्टॉप वर्ड्स जो रहेगा वो उसका कैसे यूज करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो कैसे यूज किया जा सकता है। स्टॉप वर्ड उठाओ, यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा। स्टॉप वर्ड में जो रहेगा ना, आपको साथ में स्ट्रिंग पास करनी पड़ेगी इंग्लिश। ऐसा क्यों पास करना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉप वर्ड सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होते ना, द, इज, एंड, और ये सब सिर्फ इंग्लिश में नहीं होते हैं। अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं तो के, था, गया या समथिंग इस तरह के जो वर्ड है वो हिंदी में भी स्टॉप वर्ड होते हैं, फ्रेंच में भी होते हैं, हर लैंग्वेज में होते हैं। क्योंकि हमारा मॉडल हम इंग्लिश में काम करवा रहे हैं तो इंग्लिश वाले स्टॉप वर्ड का आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टॉप वर्ड में जो रहेगा एनालाइजर वर्ड लिया है, स्टॉप वर्ड में आप इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे होगा बट डाल देता हूँ मैं स्टॉप वर्ड, और स्टॉप वर्ड्स इज इक्वल टू इंग्लिश वाले स्टॉप वर्ड यूज कर रहे हैं, मतलब रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और क्या लिया जाए, टोकन पैटर्न वगैरह, एनग्राम, या एनग्राम के साथ आप प्ले कर सकते हो। मैं बाईग्राम तक लेके जा रहा हूँ उसको, यूनिग्राम एंड ट्राईग्राम, आप ट्राईग्राम ले जा सकते हैं, कुछ भी ले जा सकते हैं। मिन मैक्स वाला जो है वो आपके ऊपर है कि आपको यूज करना है नहीं करना है। मैंने मिनिमम डीएफ कुछ एक डाला है, इसे डाला है, आप भी ट्राई कर सकते हैं उसका। ठीक है, मतलब ये वैल्यू क्या है, इसका मतलब कि टोटल में से बहुत कम जो आते हैं उनकी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एनग्राम रेंज किस पे अप्लाई होगा, मतलब सेंटेंस में डबल बार लाइक रेंज कैसे डिफाइन करेंगे हम? रेंज मतलब क्या हो गया ना कि आपको क्या क्या कंसीडर करना है, मतलब आपको क्या सिर्फ यूनिग्राम कंसीडर करना है क्या? अगर आपको सिर्फ यूनिग्राम कंसीडर करना होगा तो आप एनग्राम रेंज में क्या लिख देंगे, 1 1 लिख देंगे। ठीक है, तो उससे सिर्फ यूनिग्राम कंसीडर होगा, एक वर्ड वाला कंसीडर होगा। आप बोलोगे नहीं मेरे को यूनिग्राम के साथ बाईग्राम भी कंसीडर करना है, तो आप क्या कर दोगे, ओके, हाँ, सिंगल वर्ड या डबल वर्ड वाला, तो 1 2 लिख मतलब दोगे। उस पे 1 और 2 मतलब जो हम डिफाइन करते हैं तो इसमें हम लाइक 2 ही डिफाइन कर सकते हैं, तो वो 2 वर्ड वाला लेगा। मतलब समझा नहीं मैं।
ये 2 लिखना चाह रहे हो? मैक्सिमम लिमिट देनी पड़ती, लाइक एक वर्ड वाला देखे तो सिर्फ 1 वर्ड वाला देखेगा, 2 तो ये तीनों लिखने पड़ते हैं अगर ऐसा। तो इसका मतलब यूनिग्राम, बाईग्राम और ट्राईग्राम। अगर 1 3 लिख दिया तो यूनि, बाई और ट्राई तीनों कंसीडर होगा। अभी मैं सिर्फ यूनि और बाई कंसीडर करता हूँ, ठीक है। और इसके साथ प्ले कर सकते हो, अलग अलग चीजों के साथ काम कर सकते हो। तो मैंने सारी पैरामीटर्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दी हैं, यू कैन ट्राई इट आउट। अभी करंट वाले केस पे मैंने ये लगाया, इसके साथ थोड़ा प्ले भी करेंगे तो ये बन गया। देखो रन भी हो गया इतनी सर फटाफट। बायोग्राम में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, जो अपने इसमें से। हाँ मतलब सबके साथ बनेगा ना हाँ सबके साथ। कॉम्बिनेशन। ये यूनिग्राम हो गए, फिर उसके बाद बाईग्राम में ये हो जाएगा द हंगर गेम एंड सो ऑन एंड सो। तो वो सारी पॉसिबिलिटी ले लेगा क्या, जैसे मतलब सब लेगा, हाँ सब लेगा, ओके वो सब लेता है। वही तो प्रॉब्लम है, तो इसलिए तो इतना ज्यादा ये रिसोर्स इंटेंसिव हो जाते हैं सब प्रोग्राम्स। इसलिए बोलते हैं ना जीपीयू टीपीयू, बड़ी मशीनें, हाई पावर, ये सब इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा अंदर घुसता है इन चीजों के, ठीक है। और जब टेक्स्ट बोलोगे तो एक बुक का अगर आप एनालिसिस करने जाओगे, बुक में तो कितने वर्ड होंगे ये सोचो आप। अभी तो एक छोटे से पैराग्राफ है, जी। पूरा बुक अगर आपके पास रहेगा 500 पेज का तो कितना हेवी होगा। और ऐसा अगर पूरा लाइब्रेरी के डेटा को आप एनालाइज करने जाओगे तो क्या उसका वॉल्यूम होगा। ट्विटर, फेसबुक वगैरह क्यों इतना ज्यादा डेटा प्रोसेस करते हैं, अभी समझ आता होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अंदर आप देखोगे तो ये जो बना है, इसको मैंने वेक्ट नाम के उसमें सेव कर लिया। इसको मैंने देखा तो ये काउंट वेक्टराइजर हुआ, जिसमें मैंने हमने ये सब चीजें लगाई है, उसने बता दिया कि तुमने स्टॉप वर्ड भी निकाल लिए भाई इसमें से, ठीक है। अब ये जो वेक्टराइजर बना है, काउंट वेक्टराइजर, यानी जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, हमने बताया कि भाई हम इसमें ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ये लगाएंगे, ऐसा हमने डिफाइन किया। अभी इससे तो हमने सिर्फ डिफाइन किया है, अभी अप्लाई नहीं किया, इसलिए फटाफट हो गया है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये जो मैंने बनाया है तो ये सिर्फ मैंने डेफिनेशन दी है, अभी अप्लाई नहीं किया है हमारे डेटा सेट पे। हमारे डेटा सेट पे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा टाइम लेगा। अभी देखो जैसे ये मैंने किया तो फट से रन हो गया, ये देखो फट से, जैसे 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 करता जा रहा हूँ रन होता जा रहा है। इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आपने इसको एक्चुअली अप्लाई नहीं किया है, अभी तो सिर्फ आपने डिफाइन किया है। अप्लाई कैसे करते हैं? तो अप्लाई करने के लिए आपको मालूम है कि एक होता है डेफिनेशन, हमारे हर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम में होता है कि एक तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है, उसके बाद उसके क्या होता है, उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट फिट लगाते हो, तो डॉट फिट से क्या होता है, वो एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे भी वही करना पड़ेगा। याद आया? लीनियर रिग्रेशन में भी आपने क्या किया था, लीनियर ऑब्जेक्ट नाम का एक फंक्शन बनाया था, ये लीनियर ऑब्जेक्ट एलआर बनाया था, और फिर उसके बाद एलआर डॉट फिट किया था। तो इससे क्या होता है, ये इससे यहाँ पे ये रन हुआ था, एक्चुअली कंपाइल हुआ था डेटा पे, यहाँ पे ट्रेनिंग डेटा पास किया था, फिर उसके बाद एलआर डॉट प्रिडिक्ट किया था, तो प्रिडिक्शन हुआ था। ऐसा हुआ था। यहाँ पे भी वही करा कि आपने वेक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको देखा कि हाँ भाई इसमें ये हम करने वाले हैं, फिर उसके बाद उसको फिट किया, तो वेक्ट डॉट फिट। और फिट किसके ऊपर आपको करना है, किस पे करोगे? टाइटल पे। टाइटल पे, क्योंकि वही तो हमारे पास टेक्स्ट डेटा है ना, तो इसके ऊपर आप फिट कर रहे हो, ठीक है। तो मैं एक लाइन को तोड़ देता हूँ 2 भाग में ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखो, और फिट का कितना टाइम लगता है देखते हैं। तो जब आप ये रन करोगे, देखो थोड़ा सा इसने टाइम ज्यादा लिया है रिलेटिवली। यहाँ पे आप जैसे भी बटन दबाता हूँ फटफट फटफट कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे अगर मैं दबाता हूँ तो ये देखो हल्का सा 2-3 सेकंड का टाइम ले रहा है ये, अगर मैं लगाता भी तो, समझे? तो ये फिट हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्म किया, तो ट्रांसफॉर्म किया तो एक मैट्रिक्स टाइप की चीज बन गई, ठीक है। अब मैट्रिक्स जो बना है वो देखो आप उसका शेप, तो शेप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इस मैट्रिक्स में क्या हुआ है। 10,000 तो इसकी रो है और 27,000 कुछ तो भी कॉलम है। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे ये जो हमारे टाइटल्स हैं, ये जो टाइटल थे हमारे पास, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया था टोकनाइज करके क्या करते हैं, तो टोकनाइज करके ये सब चीजों को अलग अलग करते हैं। तो आपके पास एक आया है द, दूसरा आया है, अच्छा रुको पहली चीज, पहले इसमें देखते हैं कितनी रोज हमारे पास है। कितनी है ये,
कितने ये 10,000। 10,000 रो है हमारे पास, ठीक है, 10,000 रो है। यहाँ देखो क्या लिखा है, 10,000 10,000। है ना, मतलब हमारे पास 10,000 टाइटल हैं। इतना एग्री करते हो? Yes. यस सर। Yes, sir. है ना, तो वो जो 10,000 टाइटल हैं वो तो हमारे पास ऐसे बने हुए हैं, पहला टाइटल, दूसरा टाइटल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके हमारे पास 10,000 बुक है। तो 10,000 बुक्स के 10,000 टाइटल, ये होगा हैरी पॉटर, दिस इज होगा हैरी पॉटर 2, हैरी पॉटर 3, हैरी पॉटर 4, 5, 6, 7, उसके बाद कुछ और टाइटल का नाम एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे 10,000 हमारे पास है। अब इसके अंदर अगर बात करोगे तो ये जो टाइटल हैं, इन टाइटल्स में नाइट लाइट रिलेशनल नॉवल, द स्नो लियोपार्ड, थ्योरी ऑफ जस्टिस, तो इसमें से अगर आप स्टॉप वर्ड हटा दो तो भी हमारे पास ये जो यूनिक वर्ड आ रहे हैं, ठीक है, इन सब में जो यूनिक वर्ड आ रहे हैं, यूनिक बोल रहा हूँ, रिपीटेड नहीं बोल रहा हूँ, यूनिक वर्ड आ रहे हैं, उन सारे यूनिक वर्ड्स को हम लोग पकड़ते हैं और यहाँ पे लिखते हैं। तो स्नो यहाँ आ जाएगा, फिर लियोपार्ड यहाँ पे आ गया, फिर नाइट लाइट, तो नाइट यहाँ पे आ जाएगा, लाइट यहाँ पे आ जाएगा, फिर कुछ और जो भी अपने पास है वो सब ऐसा बनता जाएगा। मतलब एक्चुअली क्या होता है कि जो टाइटल होते हैं ना वो टूटते हैं, टाइटल जो टूटते हैं, ठीक है, और टूटने के बाद ऐसे कॉलम्स में लिखाते हैं। तो ऐसे जब कॉलम में लिखाते हैं तो ये यहाँ पे आते हैं। आप मैट्रिक्स देखोगे तो हमारा जो मैट्रिक्स बना है वो बना है 10,000 रोज का और 27,000 करीब ऐसे कॉलम हमारे पास है। तो ये 27,000 कैसे हुए हैं कि उसने एक 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 वर्ड को ऐसे लिखते गया है, ठीक है, ये क्लियर हुआ है क्या बोला मैं? यस सर। तो इसमें कोई डाउट? No, sir. तो ये जो डेटा सेट आपका बना कैसा बना, रो और कॉलम के फॉर्मेट में बन गया, अरे एक्सेल शीट के फॉर्मेट में बन गया। अभी तक अपन ये तो करते थे एक्स वेरिएबल्स और वाई वेरिएबल्स वाला खेल, यस सर। तो वही तो है, ये सारे एक्स वेरिएबल ये रहे, कॉलम 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 कॉलम, उसमें रोज तो होती है एनीवेज, और वाई वेरिएबल रहा है। तो अभी इसका तो ये तो हमने केवल टाइटल ही लिया था, अगर और भी ले लेते तो हाँ, अगर आपके पास वाई वेरिएबल होता, मतलब कोई अभी ये क्लासिफिकेशन का टास्क नहीं है, अभी हम लोग सर्चिंग कर रहे हैं सिर्फ, बट अगर क्लासिफिकेशन का टास्क होता तो उसके अंदर हमारे पास जैसे मान लो ये बुक टाइटल की जगह, ये बुक टाइटल की जगह कॉल सेंटर एजेंट जो थे उनका कन्वर्सेशन होता है। उस कन्वर्सेशन के अंदर ये जो लिखे हुए हैं ये सब कन्वर्सेशन होते हैं, यहाँ पे सब कन्वर्सेशन होते हैं। हेलो सर, हाउ आर यू डूइंग टुडे, हाउ मे आई हेल्प यू, customer said that customer I am not happy, okay, why you are not happy, so my mobile network get disconnected continuously, okay, we can help with this issue, I have raised this service request and it will be resolved within 24 hours। so इतना लंबा जो कन्वर्सेशन है वो यहाँ पे अगर लिखा रहता है, ठीक है, तो और उसके आगे अगला वाला जो फील्ड था उसमें बोलते कि इस कन्वर्सेशन से कस्टमर हैप्पी या नहीं है, और कस्टमर बोलता है यस आई एम हैप्पी कि मेरे को किसी ने सुना, ठीक है। फिर अगला वाला कॉल कि भाई सर आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका जो इशू था वो रिजॉल्व हुआ क्या, हाँ रिजॉल्व हो गया है, अच्छा आपकी कोई और सेवा कर सकता हूँ, नहीं, तो कस्टमर हैप्पी है। फिर यहाँ पे कस्टमर कॉल करा है, किसी ने फोन नहीं उठाया, फोन उठाया तो ढंग से जवाब नहीं दिया, तो हैप्पी नहीं है, समझ गए। तो ये तो हमारे पास ये वाला जो सेक्शन हमने बनाया था इतने सारे रोज वाला, ये तो हमारे एक्स हो जाते हैं अलग अलग, और ये हमारा वाई वेरिएबल हो जाता कि भाई कस्टमर हैप्पी है या नहीं है। समझे बात को क्या बोला मैं? तो आप इसको फिर दो पार्ट्स में तोड़ सकते थे, और दो पार्ट में तोड़ने के बाद इसके ऊपर आप ट्रेनिंग करवाते और इसके ऊपर टेस्टिंग करवा सकते थे। तो आपका जो है नॉर्मल मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है, जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन या कोई भी जो एल्गोरिथम है वो इस पे अप्लाई कर सकते थे आप। सो एक चीज पूछनी थी, जब ये हम क्वेरी जब फायर करते हैं, जैसे हम लोग वॉइस सर्च देते हैं, सो इसमें ये डेटा स्प्लिटेड फॉर्म में ही रखता है मशीन के अंदर कि ये उस टाइम पे डायनामिकली फेच करता है? नहीं समझा नहीं मैं। तो मतलब अगर हम स्प्लिट कर रहे हैं लाइक टाइटल्स को, सो ये ट्रेनिंग डेटा सेट में मतलब हमारे जो बनेंगे तो वो पहले ही स्प्लिटेड फॉर्म में रखेगा, कुछ उसकी आइडेंटिटीज बना के रखता है कि वो डायनामिकली उसी टाइम पे फेच करता है?
आइडेंटिटी क्या होती है? कॉलम का नाम, राइट? जैसे x1 x2 x3 रहेगा, कॉलम के नाम ये रहे ना, स्नो एक कॉलम का नाम है, लेंथ एक कॉलम का नाम है, नाइट एक कॉलम का नाम है, लाइट एक कॉलम का नाम है। जैसे माय नेम इज हैरी पॉटर, ठीक है। और दूसरा वाला जो है, मतलब ये पहला एक मूवी का टाइटल हो गया। दूसरी मूवी का टाइटल है माय नेम इज जेम्स बॉन्ड। तीसरी मूवी का नाम हो गया क्या, हैरी पॉटर इज इन ट्रबल, है ना? ऐसा करके कुछ और मूवी हमारे पास आ गई। मेरे को एग्जैक्टली नाम याद नहीं क्योंकि आई एम नॉट हैरी पॉटर फैन, तो बट मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम इस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे टोकनाइज करके, तो क्या होगा? 1 2 3, तो 3 तो हमारे पास मूवी के नाम है, तो यहाँ पे तो 3 ही रहेंगे, 3 रहेगा इस वाले मैट्रिक्स में। और ये जो ऊपर वाला जो दूसरा फीचर वाला मैट्रिक्स बनेगा, उसमें आपने टोकनाइजेशन किया तो इस जो रहेगा वो हट जाएगा। सपोज क्या क्या बचा आपके पास? यूनिक वर्ड कौन कौन से बने? तो आपके पास बने माय एक यूनिक वर्ड है, नेम एक यूनिक वर्ड है, फिर उसके बाद हैरी पॉटर वो भी एक यूनिक वर्ड है, हैरी पॉटर, ठीक है। ये खत्म हो गया इसका। और कुछ बचा इसमें? इसको आपने हटा दिया, या इसको भी रखना था तो रख सकते थे बट आपने हटा दिया, तो ये 4 कॉलम बन गए, ठीक है। अब जो पहला वाला जो मूवी का टाइटल है वो क्या था? माय नेम इज हैरी पॉटर। तो जब उसको आप यहाँ पे मैप करेंगे तो ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या आएगा? माय कितनी बार आया है इस वर्ड में? माय आया है एक बार। एक बार। नेम कितनी बार आया है? एक बार। हैरी पॉटर एक बार आया है, पॉटर भी। तो ये ऐसा यहाँ पे मैट्रिक्स में आ जाएगा। अब दूसरा नाम क्या है? माय नेम इज जेम्स बॉन्ड। तो माय कितनी बार आया है जेम्स बॉन्ड में? एक बार। एक बार आया है। हैरी कितनी बार आया है इस टाइटल में? 0। पॉटर कितनी बार आया है? 0। अब जब इसको आप तोड़ेंगे तो माय नेम इज जेम्स बॉन्ड, और यहाँ पे हमारे पास जो फीचर है उसमें तो यही लिखा है, जेम्स और बॉन्ड नहीं है, तो जेम्स यहाँ पे अगला फीचर आएगा, बॉन्ड यहाँ पे अगला फीचर आएगा। अब जो पहला वाला जो था उसमें तो हैरी पॉटर, माय नेम इज हैरी पॉटर, उसमें जेम्स और बॉन्ड नहीं था, तो ये तो 0 0 हो जाएगा। और दूसरे वाले टाइटल में जेम्स और बॉन्ड था, हैरी पॉटर नहीं था, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी मूवी जो है हैरी पॉटर इज इन ट्रबल, तो इस तो हट गया इन ट्रबल। अब इन ट्रबल हमारे पास यहाँ पे फीचर्स में है क्या? नहीं, तो यहाँ पे इन आ जाएगा और यहाँ पे ट्रबल आ जाएगा। पहला वाला जो टाइटल था उसमें इन और ट्रबल आया ही नहीं है, तो ये 0 0 हो गया। और दूसरे वाले टाइटल में अगर आप बात करेंगे तो भी इन और ट्रबल नहीं आया, तो ये भी 0 0 हो गया। अब तीसरा टाइटल है क्या एक्चुअली? तो हैरी पॉटर इज इन ट्रबल, तो माय नहीं है तीसरे वाले टाइटल में, नेम नहीं है, हैरी और पॉटर है, जेम्स और बॉन्ड नहीं है, इन ट्रबल है। ये ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो आप फीचर की जो बात कर रहे थे, एक्स वेरिएबल्स की बात करेंगे, तो ये एक्स वेरिएबल्स ये रहे हमारे, ये सारे एक्स वेरिएबल है। तो सर मैं एक्चुअली परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सोच रहा था, तो अगर इसे हम टोकनाइज्ड फॉर्म में रखते होंगे, क्योंकि डायनामिकली अगर हम सर्च कर रहे हैं तो टोकनाइज्ड फॉर्म में फेच करना रहता होगा, तो उसमें मतलब और डेटाबेस बहुत लंबा रहता होगा, लाइक बड़ा रहता होगा इनका, 1 लाख to 2 लाख। तो ये देखो ना क्या ही है, 27,000 तो आई गई ना। अब अभी तो मैंने 3 टाइटल लिए, ऐसे तो हमारे पास अगर 30 होंगे तो ऐसे यूनिक वर्ड बढ़ते जाएंगे, तो इसलिए तो ये 10,000 तो इधर ही थे, उससे बने कितने? ये 27,000 बने यहाँ पे, जबकि हमने टोकन हटा दिए और भी बहुत सारी चीजें हटा दी, ठीक है। तो वो तो ऑफ कोर्स ये वाली जो चीज है बहुत बड़ा बनता है, ये बनाया ना 27,000 का बनाया है, ये और भी बढ़ा जाता है, इसीलिए परफॉर्मेंस बहुत हेवी होता है इसका, मतलब परफॉर्मेंस हेवी सिस्टम्स होते हैं, पहली चीज तो ये। दूसरा कि इसका जो फीचर सिलेक्शन है वो बहुत केयरफुली आपको करना पड़ता है, जितना भी रिडंडेंट चीजें हैं काम की नहीं, उनको पहले हटाओ, पहली फुर्सत में बाहर करो उसको, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। अगर मैं स्टॉप वर्ड नहीं लगाता, जैसे यहाँ पे हमारे पास है ये वाली चीज है, इसमें से अगर मान लो मैंने स्टॉप वर्ड्स नहीं हटाए, तो देखो अभी ये 27,000 आए ना, 27,800 समथिंग। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, स्टॉप वर्ड्स नहीं हटाता हूँ, और फिर देखो कितने बढ़ेंगे।
स्टॉप वर्ड्स इसको ये एक मिनट ये एनालाइजर को हटा देता हूँ। जैसे आपने क्या करा, हाँ चलो स्टॉप वर्ड्स नन काम करता है क्या यहाँ पे, इसको नहीं हटाने का क्या होता है, स्टॉप टू केप, एक मिनट मेरे को चेक करना पड़ेगा स्टॉप वर्ड्स को रखने के लिए क्या चाहिए मुझे। एन कैपिटल होना चाहिए ना मैम। हाँ NONE है, तो स्टॉप वर्ड्स कहाँ गया, NONE। तो स्टॉप वर्ड हम नहीं हटा, ये देखो नहीं हटे ना स्टॉप वर्ड, अभी ये वेक्टराइजर देखो, तो स्टॉप वर्ड्स में नहीं हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस पर फिट करके देखता हूँ कि क्या होता है। मैट्रिक्स बना, अभी करंट वैल्यू जो है वो कितनी है 27,860 विदाउट स्टॉप वर्ड, विथ स्टॉप वर्ड कितनी हो गई है, सीधे 33,000 हो गई, 5,000 वर्ड और बढ़ गए। तो मतलब 5,000 जो वर्ड्स थे वो अपने स्टॉप वर्ड के नाम पे हटा दिए। 5,000 आपके पास स्टॉप वर्ड्स थे, इसमें से जो आपने हटा दिए थे अभी वापस लेके आ गए, ठीक है। तो ये वाली जो चीज है इसको थोड़ा क्रिस्प रखना चाहिए, जितना कम रखोगे उतना परफॉर्मेंस अच्छा होगा आपके सिस्टम का, तेजी से रिजल्ट देगा और सही रिजल्ट देगा, समझे। हाँ, ये जो फर्स्ट है 10,000, ये हमारा मतलब ये क्या एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसका काउंट रहेगा? रो है ना, हाँ रो है, ये तो रो है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये तो ये रो है। अभी आप देखो पहले भी 10,000 था, ये अभी भी 10,000 ही है, क्योंकि इसको थोड़ी आपने कुछ करा है। तो नंबर ऑफ रोज है वो तो 10,000 का 10,000 है, आपने तो कॉलम के साथ प्ले कर रहे हो, स्टॉप वर्ड हटाया है लगाया है, जो करा है उससे ये चेंज आएगा। सर एक और चीज, जैसे जैसे अभी हम एनालाइज कर रहे हैं इसको, तो ये हमारा जो फॉर्मेशन है मैट्रिक्स आई, तो अभी ये कहीं स्टोर करेंगे क्या, मतलब जैसे नेक्स्ट टाइम कोई नया अगर हम एनालाइज कर रहे हैं, नया डेटा आया कुछ प्रिडिक्शन करना, तो ये तो आप मॉडल ट्रेन कर लोगे एक बार, हाँ तो फिर वो मॉडल सेव होगा ना, फिर ये इसको करने की जरूरत नहीं, इतना एक्सरसाइज जो भी इसका मॉडल बनेगा उसको सेव कर लो, फिर नया प्रेडिक्शन आ रहा है तो सिर्फ मॉडल डॉट प्रेडिक्ट लगा दो, खत्म हो गया। सो मतलब मॉडल में ये सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर रहती है, स्टोर हो जाएगी, मतलब एक बार हमने रन किया तो मॉडल फिर ट्रेन हो गया तो फिर वो ऑलरेडी रहेगी। तो और फिर जैसे नई कोई भी जैसे मतलब ऑब्वियसली एनएलपी है तो नया जब भी डेटा आएगा तो उसको उसमें अपेंड करना रहेगा, तो वो किस तरह से मतलब परफॉर्म वर्क करता है? उसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप मॉडल रिट्रेन करो, वैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग में इतना डाटा लिया जाता है कि उसमें फिर नए का ज्यादा स्कोप बचे ना। जैसे कॉल सेंटर वाला है, अभी कॉल सेंटर के लिए आप मॉडल को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर आप ट्रेन करने की कोशिश करोगे तो हिस्टोरिक डेटा लोगे ना जिसपे ट्रेनिंग हो सकेगा, तो हिस्टोरिक डेटा आप इतना लेते हो वॉल्यूम में कि उसके अंदर सारे तरह के वेरिएंट्स कवर हो जाए ऑलरेडी, अच्छे वाले भी आ जाए, बुरे वाले भी आ जाए, जिसके अंदर कॉल में किसी ने किसी को गाली दी होगी वो भी आ जाए, किसी ने किसी को बहुत अच्छा कहा वो भी आ जाए, ताकि आपको बार बार मॉडल ट्रेन ना करना पड़े, सारे पैटर्न्स उसके अंदर आ जाने चाहिए। ऐसा आप ट्रेन करते टाइम पे मॉडल में डेटा को रखने की कोशिश करते हो। आपने रखा, ट्रेनिंग करी, और उसके बाद इसमें जब प्रिडिक्शन करोगे तो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन होगा। बट अगर आप ये सोचते हो कि नहीं अभी ये मॉडल थोड़ा पुअर परफॉर्म करने लग गया, मतलब क्या हुआ है कि मॉडल में ड्रिफ्ट आ गया, मॉडल ड्रिफ्ट एक वर्ड होता है, मॉडल ड्रिफ्ट होता क्या है कि लाइव है ये तो सिनेरियो, अब लाइव सिनेरियो में कोई भी भगवान नहीं होता कि सारे सिनेरियो एक बार में ही कवर कर लेगा, ऐसा होता नहीं कभी भी। तो आप अपनी मर्जी से कोशिश करते हैं कि बहुत सारे सिनेरियो या मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियोस कवर कर लो। आपने करे बहुत अच्छे से मॉडल को ट्रेन कर दिया, मॉडल परफॉर्म भी अच्छा कर रहा है, 90% एक्यूरेसी दे रहा है, बट कई बार ऐसा होता है कि सिनेरियोस चेंज हुआ, लाइक बात करोगे कि भाई आप पहले जो आपका कॉल सेंटर था वो सिर्फ जो था मे बी एमपी में था या फिर इंडिया में था, बट आपका कॉल सेंटर आगे बढ़ के अब चला गया अमेरिका में भी। तो अमेरिकन लोगों के बात करने का तरीका अलग होता है, इंडियन लोगों का अलग होता है। दोनों मान लो दोनों इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट दोनों अलग तरीके से बात करते हैं। अमेरिकन लोग जो रहेंगे वो बात करते टाइम पे थोड़ा स्लैक्स वगैरह यूज करना शुरू कर दिया उन लोगों ने, कुछ अलग तरह का वर्ड भी यूज करते हैं, वो कई बार बोलते इंग्लिश ही है बट उसमें भी इंग्लिश स्लैंग्स यूज करते हैं। हम लोग कुछ अलग तरह से उनको यूज करते हैं, तो उसमें फिर आपके जो पैटर्न्स होंगे उसमें डिफरेंसेस आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो सेम मॉडल को है जो इंडिया पे के डेटा पे ट्रेन किया था उसको यूएस के डेटा पे लगा रहे हो तो वर्क नहीं करेगा इतने अच्छे से। देन यू विल फील कि यार अब अपने को थोड़ा जो डेटा है उसमें, अभी तक तो हमने जो ट्रेनिंग करी थी उसमें सब इंडियन लोगों के साथ का कन्वर्सेशन का डेटा डाला था, इसलिए ऐसा मॉडल आया है। बट अब यूएस में इसको अप्लाई कर रहे हैं तो यूएस के लोगों का डेटा भी इसमें जाना
चाहिए मॉडल में। अगर ऐसा केस है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कन्वर्सेशन आपको यूएस से उठानी पड़ेगी और मॉडल में डालना पड़ेगा और मॉडल को रीट्रेन करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या है, पहला कि या तो मॉडल को आप रीट्रेन कर दो, मॉडल को रीट्रेन कर दो, या फिर दूसरा तरीका होता है मॉडल को अपडेट कर दो। अपडेट करने का ऑप्शन भी आता है। तो अपडेट मतलब क्या हो गया कि मॉडल ने अभी तक जितना ट्रेनिंग किया था वो तो उसने अपने पास ही रखा, और एक्स्ट्रा जो आप ट्रेनिंग दे रहे हो उसको ऐड करेगा, ठीक है। और रीट्रेन का मतलब क्या हो गया कि भाई पहले हमने जो ट्रेन किया था वो सब भूल जाओ, वापस से पूरा डेटा पकड़ो जिसमें इंडियन लोगों का डेटा भी है और यूएस के लोगों का भी डेटा है, और पूरे को अपने आप को शुरू से ट्रेन करो। समझ गए? सर जैसे ये चैटबॉट्स वगैरह जो बनते हैं तो वो मतलब वो अपडेट पे काम करते होंगे शायद। हाँ, अपडेट मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें क्या करता है वो कंटिन्यूअस लर्निंग करता है। मतलब शुरुआत में आप एक रोल आउट कर देते हैं चैटबॉट का, फिर क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों से बात होती जाती है वो उसके फीचर्स सुनता जाता है, स्टोर करता जाता है और अपने आप को अपडेट करता जाता है पीछे पीछे। और यही तो कमाल है मशीन लर्निंग का कि भाई पहला परफॉर्मेंस लो। अपने एक बहुत पॉपुलर केस है, आई डोंट अगर आपने सुना नहीं होगा वो, बट माइकल कास्प्रोविच का नाम जानते हो? कोई जानता है? चेस प्लेयर। यस, ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर। ना, हाँ वो भी था। चेस प्लेयर। कास्प्रोविच भी एक फास्ट बॉलर था, बट मैं चेस प्लेयर की बात कर रहा हूँ। जैसे विश्वनाथन आनंद और कास्प्रोविच दोनों बहुत फेमस थे चेस प्लेयर्स थे। तो माइकल कास्प्रोविच को जो था वो आई मीन वर्ल्ड चैंपियन था, उसको आईबीएम ने चैलेंज दिया था कि भाई हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन जो है उसके साथ आप, हमारे कंप्यूटर के साथ आप चेस खेलो और उसको हरा के दिखाओ। तो आईबीएम वालों ने क्या किया था कि उनके मॉडल को बहुत अच्छे से ट्रेन किया था, बहुत ही बढ़िया ट्रेन किया था, और उसको कोई हरा ही नहीं सकता था क्योंकि वो हर मूव के साथ कुछ 50-60 हजार ऐसे अलग अलग चाल सोच लेता था, आगे का मूव सोच लेता था। तो माइकल ने भी उसके साथ में खेलने की कोशिश करी और खेला, तो ऑफकोर्स वो हार गया था। फिर पता नहीं उसने क्या सोचा, क्या करा, कुछ मॉडिफिकेशन माइकल ने करा अपने अंदर, और करने के बाद दूसरी बार वो उसके साथ खेला, और दूसरी बार खेलने के बाद उसने कुछ तो ऐसा अपने, उसने 2-4 बार खेला पहले वो, और हर बार हारा, तो वो समझ गया कि मैं जैसा यूजुअल तरीके से खेलता हूँ उस पर ये ऑलरेडी ट्रेंड है मॉडल, तो ये मेरी चालों को समझ जाता है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है पहले से लगा के मुझे हरा देता है। तो उसने बोला मुझे ये मशीन लर्निंग मॉडल को हराना है। तो हराने के लिए उसने क्या करा कि वो जैसा रेगुलर खेलता था उससे टोटली डिफरेंट खेलना शुरू कर दिया, एकदम ही जैसे नोवाइस लोग होते हैं वैसा खेलना शुरू कर दिया। पहले वो कैसा खेल रहा था, पहला जैसा वो चेस प्लेयर्स खेलते हैं प्रोफेशनल चेस प्लेयर वैसा वो खेल रहा था। तो उस पर तो वो मॉडल ट्रेन था कि भाई चेस प्लेयर होगा, पहले ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा, तो वो बहुत आराम से खेल पा रहा था, उसको काउंटर कर पा रहा था। तो हरा दिया आईबीएम की मशीन ने माइकल को। जब वो बार बार हारा तो माइकल को समझ में आया इसको हराने का तरीका क्या है कि ऐसा कुछ खेलो कि जो इस पे, जिसके ऊपर इसको ट्रेन ही नहीं किया गया हो, मतलब नॉन चेस प्लेयर के जैसा, वो एकदम ही नोवाइस जैसा खेलने लग गया, अजीब तरीके से खेलने लग गया। तो उससे मॉडल कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसके लिए तो उसको ट्रेनिंग मिली नहीं थी, उसको तो ट्रेनिंग इसलिए मिली थी कि अच्छा कैसे खेला जाता है, बुरा कैसे खेला जाता है उसकी ट्रेनिंग उसको नहीं मिली थी, और उसने बहुत ही बुरा खेलना शुरू कर दिया माइकल ने। तो मॉडल कंफ्यूज हो गया, और फिर उसके बाद बुरा खेलते खेलते अचानक से उसने कुछ ऐसे मूव्स बढ़ाए जिससे वो हार गया। तो उससे माइकल कंप्यूटर को हरा दिया उसने आईबीएम की मशीन को, बट सिर्फ एक ही बार। क्यों? क्योंकि जब वो गंदे तरीके से खेलना शुरू किया या अनयूजुअल तरीके से खेलना शुरू किया, उस टाइम पे आईबीएम के उस मॉडल में ऑनलाइन लर्निंग लगा हुआ था। ऑनलाइन लर्निंग का मतलब क्या हो गया कि ठीक है तुम अभी चलाते जा रहे हो, हमने ये ट्रेनिंग नहीं ली है तो हम हार जाएंगे आपसे, बट इस मैच के बाद जो जो तुमने चला है वो सब पीछे पीछे मेरे मशीन में रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के बाद फिर वो वापस से रीअपडेट हो गया। तो अपडेट हो गया तो नेक्स्ट टाइम पे उसने अगर वापस सेम तरीके से खेलना शुरू किया तो मशीन को मालूम है कि ये इस तरह से खेलेंगे तो कैसे उसको काउंटर करना है, उसने फिर से हरा दिया माइकल को। सर उसका नाम गैरी कास्पारोव है क्या? हाँ गैरी कास्पारोव, सॉरी माइकल नाम गलत बोल रहा हूँ मैं, गैरी कास्पारोव। तो इस तरह से हराया जा सकता है। तो मशीन लर्निंग मॉडल इसलिए, मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए इतना ज्यादा खतरनाक होता जाता है कि वो
सामने वाले के मूव्स को पहली बार में आप हरा दोगे उसको, क्योंकि वो अनयूजुअल हो सकता है, उसकी ट्रेनिंग ना हुई हो इतने अच्छे से, बट वो वापस से उसको देख के अडॉप्ट करता जाता है, अपने आप को सीखता जाता है और सीखता जाता है तो ट्रेन होता जाता है। ठीक है, लाइक कोविड वायरस, कोरोना वायरस की भाई शुरुआत में पहला वर्जन आया उसका जो बहुत पुअर था, ठीक है, बट हम भी उसके लिए तैयार नहीं थे, फिर हम धीरे धीरे तैयार हुए उसके लिए और हमने वैक्सीन लगाना शुरू किया, तो वो भी म्यूटेट हो गया अपने आप में। उसने क्या करा, उसको सीख लिया, सीखने के बाद डेल्टा आया, डेल्टा पे फिर आपने वैक्सीनेशन लगाया तो उसने अपने आप को फिर म्यूटेट करके ओमिक्रॉन ले आया। अभी ओमिक्रॉन जो है वो करंट वाला वैक्सीन जो है उससे अच्छा है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको कैसे खत्म करना है। अब आप उसको करोगे तो फिर वो ओमिक्रॉन के बाद कोई नया हो सकता है वर्जन आ जाए। तो दैट्स व्हाई दीस थिंग्स बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम वेरी हार्मफुल एज वेल। सर मेरा भी एक क्वेश्चन था। सर जैसे अभी अपन ने ना जो भी मतलब देखा, जो भी मैट्रिक्स बनी थी सर वो इंग्लिश में बनी थी, लेकिन कॉल सेंटर वाले है ना हिंदी में भी बात करते हैं। अब हिंदी में सर है ना अपन बेसिक हिंदी नहीं बोलते, जैसे अपन हाँ की जगह हाउ कर देते हैं सर, वो कैसे पकड़ता है फिर वो मशीन लर्निंग? नहीं पकड़ता ना, क्या करेगा। पर वही है कि आप ऑनलाइन लर्निंग लगाओ, वैसे मॉडल बनाओ, उसमें ट्रेन करते जाओ उसको कि हाउ भी हाँ का मतलब होता है। चीजें नहीं पकड़ता मॉडल, मॉडल कोई भगवान थोड़ी है, वो तो आप जो सर थोड़ा सा सर वो वॉइस ब्रेक हो गई सर, क्या बोला सर आपने? मैं बोला कि मशीन लर्निंग मॉडल कोई भगवान नहीं है कि जो सब समझेगा, जो आप सिखाओगे वही सीखेगा वो। तो आपने अगर हाँ पे ट्रेन किया तो वो Yes. हाँ ही समझेगा, अगर आपने हाउ किया तो वो हाउ ही समझेगा। तो उसको ये मॉडल को ट्रेन Okay, करना sir. पड़ेगा कि उसको बताना पड़ेगा कि हाउ इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ हाँ। जी सर। भाई अगर हाउ बोला मतलब उसका हाँ ही होता है, ठीक है। आप बोलोगे जा रहा हूँ या आप बोल रहे हो जा रिया है, दोनों एक ही वर्ड होते हैं, ठीक है। तो उसको सिखाना पड़ेगा, नहीं तो समझेगा नहीं वो, ठीक है। सो इट इज अ गुड लर्नर बट नॉट डिसीजन मेकर। आप उसको सिखा दो वो सीख जाएगा, बट जब तक सिखाओगे नहीं कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। चलो, तो इस तरह से उसने अभी तो स्टॉप वर्ड हमको लगाना है। तो स्टॉप वर्ड पे मैं वापस से अपना मैट्रिक्स बना दिया, ठीक है। 27,000 हमारे पास फीचर्स है। ये जो चीज है ये कहलाता है फीचर्स। फीचर मतलब कॉलम्स, तो ये कॉलम्स है। अब आपको उस पर ट्रेनिंग देना है। चूंकि हम यहाँ पे प्रिडिक्टिव मॉडल नहीं बना रहे हैं, प्रिडिक्टिव मतलब यस नो वाला कि भाई आउटपुट वाई क्या आएगा वो वाला मॉडल नहीं बना रहे हो, इसलिए वाई वेरिएबल हमारे पास नहीं है अभी, सिर्फ हमारे पास एक्स वेरिएबल्स ही है, उसी में ही हम कर रहे हैं काम। तो मैट्रिक्स बन गया। इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर फीचर्स, मैं जैसा बोला था ये जो है हमारे पास फीचर्स होते हैं, तो फीचर कौन कौन से हैं तो वो अगर आपको पता करना है तो यही मॉडल लिया, उसके अंदर आपने गेट फीचर नेम्स करके फंक्शन चलाया, तो आपको पता चल जाएगा ये सारे फीचर है। मतलब उसने प्लेसेस को भी एक फीचर कंसिडर किया, ईयर को करा, एलिस को करा, ब्लैक डेज, ये देखो सारे टोकन्स आपके पास आ गए, 27,000 टोकन्स दिख रहे हैं ये। इसके बेसिस Yes, पे आप sir. इसको रिफाइन भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि यार यहाँ पे कुछ चीजें गलत हो रही है जिनको सुधारा जा सकता है, जैसे बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, इफ यू फील दैट नंबर आर नॉट रिलेवेंट टू योर यूज केस, आप नंबर हटा सकते हैं यहाँ से। कहीं तो भी चाइनीज वर्ड भी आया है, कुछ ऐसे उर्दू भी आए हैं, ठीक है। ये सारे फीचर्स है जिसके ऊपर ये मॉडल आया है। ये कॉलम है, मतलब ये है आपका, ये वाला है, ये यहाँ पे, फिर ये जो है ये यहाँ पे, फिर ये जो है वो कहीं यहाँ पे, ठीक है। ये फीचर्स आपने देख लिए। अब फीचर देखने के बाद अगली चीज हमारे पास क्या है, लेंथ ऑफ फीचर्स ले लेते हैं कि कितने हैं। ये तो 27,000 है, हमको पता था पहले से, ठीक है। अगर आपको कुछ और कंट्रोल्स देखने हैं तो ये जो मिन वैल्यू वगैरह जो मैंने बताई थी इसके साथ आप प्ले कर सकते हैं और चेंजेस इसमें देख सकते हैं, मिल जाएंगे आपको चेंजेस, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि सिमिलैरिटी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सिमिलैरिटी मतलब क्या हुआ, वैसे तो मैं सर्च आर्गुमेंट देखना चाहता था, बट सर्च आर्गुमेंट के लिए नहीं कर रहा, मैं सिमिलैरिटीज के लिए कर रहा हूँ। सिमिलैरिटी क्या होती है
कि दो लेटर्स हैं या दो टाइटल हैं, जैसे एक टाइटल हमारे पास है ये और दूसरा है ये, कोई भी दो, ये एक दूसरे से कितने सिमिलर है अगर आपको ये पता करना है। दूसरा कुछ दिखाता हूँ, हैरी पॉटर से रिलेटेड होगा तो बेटर है। तो अगर आपके पास अगर देखेंगे तो एक तो ये टाइटल है, हैरी पॉटर एंड द सोरेसिस ऑफ व्हाटएवर, और दूसरा कोई हैरी पॉटर का और होगा, ये रहा हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ हेल समथिंग, प्रिजनर ऑफ एस्टेबन या जो भी था इसका नाम मुझे नहीं पता। पर ये दोनों एक दूसरे से कितने सिमिलर हैं, क्या दोनों ये सिमिलर है, दूसरे सेम है? ये सेम है, सिमिलर है? हैरी पॉटर एंड द सोरेसिस ऑफ स्टोन एंड हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान, तो ये दोनों सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। अब ये दोनों टाइटल एक दूसरे से, जैसे रिकमेंडेशन में क्या होगा ना, ये अलग तरह का रिकमेंडेशन हम बना रहे हैं। रिकमेंडेशन मतलब क्या, सॉरी, ये जो बुक्स वाला रिकमेंडेशन सिस्टम है, इसमें आपने क्या करना है ना कि आप गए बुक स्टोर पे और आपने ये वाली बुक को खरीदा, आपने ये बुक खरीदा तो इससे रिलेटेड सारी बुक्स आपके सामने दिख के आनी चाहिए। तो ये एक हैरी पॉटर की आपने बुक खरीदी है, अब इससे मिलती जुलती और कौन सी बुक्स है जो हमारे पास आनी चाहिए या दिखनी चाहिए, वो हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब इस टाइटल से मिलती जुलती दूसरी बुक हमको निकाल के लानी है, मतलब इस टाइटल से सिमिलर कोई और टाइटल हो तो वो उसके सामने आना चाहिए। समझ आया यूज केस? तो हमको दो टाइटल्स के बीच में सिमिलैरिटी चाहिए, और इवन दो की जगह तीन भी रहेंगे, चार भी रहेंगे तो वो सब आने चाहिए। मतलब ये सारे टाइटल जो हैं, ये देखोगे ये सब, आपने ये बुक खरीदी बट आपको ये सब रिकमेंडेशन में आना चाहिए, ठीक है, ये सब रिकमेंडेशन में आना चाहिए क्योंकि ये सब हैरी पॉटर के ही हैं और हैरी पॉटर वर्ड इसमें आता है। समझ आया क्या बोला मैं? तो आपको अभी एक टाइटल की बाकी सभी टाइटल्स के साथ सिमिलैरिटी निकालनी है। We have to find out the similarity of one title with all other titles. सिमिलैरिटी निकालने के लिए सिमिलैरिटी मेजर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोसाइन सिमिलैरिटी। कोसाइन सिमिलैरिटी, तो कोसाइन सिमिलैरिटी क्या होता है ना कि एक्सिस के ऊपर वर्ड्स को मैप करता है। जैसे किंग, यहाँ पे हमने जो एक्सिसेस थे उसके अंदर लेट्स से वेल्थ एक पैरामीटर लिया, दूसरा जेंडर लिया, वेल्थ और जेंडर, ठीक है। वेल्थ मतलब कितना पैसा है और एक जेंडर है। तो अगर हमारे पास कोई एक वर्ड होगा किंग और दूसरा वर्ड होगा लेट्स से प्रिंस, तो क्या वो एक दूसरे से सिमिलर आएंगे? काफी सिमिलर होंगे क्योंकि किंग और प्रिंस दोनों वेल्दियर है और दोनों मेल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से काफी सिमिलर रहेंगे, यानी पास पास रहेंगे। ये सिमिलैरिटी कैसे निकाली जाती है कि ये जो एक्सिस पे आपने प्लॉट किया था इसका ओरिजिन के साथ एंगल लिया जाता है और उन दोनों के बीच का एंगल जितना कम होता है उतने ये ज्यादा सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये जो दोनों के बीच का एंगल है उसके बीच का कॉस थीटा निकाला जाता है। कॉस जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो कॉस थीटा निकाला जाता है दोनों के बीच का। और अगर ये एंगल दोनों के बीच का 0 हो जाता है, कॉस 0 कितना होता है? 1, है ना, तो ये बहुत सिमिलर कहलाते हैं। इफ इट इज 1 देन दे आर वेरी सिमिलर। और अगर दोनों के बीच का कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 कितना होता है? 0, मतलब ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है। मतलब इसी एक्सिस पे किंग कहीं यहाँ लिखा हुआ है और मे बी बैगर या प्रिंस या जो भी है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर नहीं है, दोनों के बीच का एंगल बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इसी तरह से कॉस 180 डिग्री कितना होता है?
-1। -1 का मतलब क्या हो गया, एक दूसरे से अपोजिट। अपोजिट। मे बी किंग ये और क्वीन कहीं यहाँ पे, बाई जेंडर एक दूसरे से अपोजिट हो गया। ठीक है, कोसाइन सिमिलैरिटी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करती है और cos थीटा पे वर्क करती है। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है कोसाइन सिमिलैरिटी पे? एक कंफ्यूजन है, तो ये जैसे जो ग्रेडियंट हम निकाल रहे हैं, ये दो पैरामीटर्स, ये कैसे डिसाइड करेंगे ये पैरामीटर्स किन दो पैरामीटर्स के बीच में? यस सर, क्योंकि वर्ड वाइज तो किंग और प्रिंस में सिमिलैरिटी नहीं आएगी ना वर्ड वाइज तो सर, मतलब वर्ड तो डिफरेंट है दोनों, किंग और प्रिंस दोनों वर्ड्स डिफरेंट है। हाँ। तो उनमें ऐसे सिमिलैरिटी नहीं आएगी, बट हम दूसरे पैरामीटर्स यूज करेंगे, जैसे कि वेल्थ हो गया या फिर इनका जेंडर, उस बेसिस पे हमको सिमिलैरिटी, तो ये कैसे हम डिसाइड करेंगे? उसके पीछे मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम लगे होते हैं और उसमें क्या करता है वो उसमें क्या होता है, सॉरी, क्या होता है ना कि जो भी हमारे टोकन्स होते हैं, उन सभी टोकन्स के अगेंस्ट में अलग अलग इस तरह की पैरामीटर्स पहले से फिक्स होती है, जिसको अभी आप आगे देखोगे, ये 50D मॉडल एंड 100D मॉडल एंड 300D मॉडल। इस चीज का मेरे को एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ये डायमेंशंस पहले से फिक्स करके रखी है, मॉडल्स बनाए हुए हैं, और ये जैसे वेल्थ हुआ आपका और जेंडर हुआ, ऐसी तरह की जो रहेगी, ऐसे 50-60, ये 50D मतलब 50 डायमेंशन, 100 मतलब 100 डायमेंशन, 300 मतलब 300, इस तरह की प्रॉपर्टीज है। तो इन सभी 300 प्रॉपर्टीज इस तरह की अलग अलग बना रखी है और उसके ऊपर इन वर्ड्स को फिट किया जाता है। तो ये प्रीफिक्स रहती है, पहले से बनाई हुई है मशीन लर्निंग में, साइंटिस्ट ने जब ये एल्गोरिदम बनाया था इस तरह के फीचर्स को, जिसके ऊपर फिक्स करके देखना है उनको कि वेल्थ और जेंडर में कितने सिमिलर है, हेल्थ और वेल्थ में कितने सिमिलर हैं, मे बी कुछ और हो सकता है, कलर में कितने सिमिलर हैं, मे बी फिटनेस में कितने सिमिलर हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे अलग अलग फीचर्स जो रहते हैं, 50D मॉडल है तो 50 फीचर है, 100D मॉडल है तो 100 फीचर्स पे फिट होता है, 300D मॉडल है तो 300 फीचर पे फिट होता है। ठीक है, यस सर। तो अभी हमको क्या करना है, sklearn से पेयर वाइज मैट्रिक्स में से कोसाइन सिमिलैरिटी निकाल के लाना है फंक्शन, और इस कोसाइन सिमिलैरिटी पे आप क्या कर रहे हैं, टाइटल मैट्रिक्स पे के अगेंस्ट टाइटल मैट्रिक्स को फिक्स कर रहे हैं, मतलब टाइटल से टाइटल कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए ऐसा अपने इनको कि पहले में भी टाइटल आएगा, दूसरे में भी टाइटल आएगा, और हम मैप करेंगे उसको आपस में। तो इसका शेप देखते हैं अगर, तो ये 1000 के अगेंस्ट 1000 को मैप कर रहे हैं, मतलब हर टाइटल के अगेंस्ट दूसरे टाइटल को कंपेयर किया जा रहा है कि भाई ये आपस में कितने सिमिलर हैं एक दूसरे से। समझ आया ये कि पहला टाइटल दूसरे से कितना है, दूसरा टाइटल तीसरे पहले और दूसरे तीसरे से 1000 से कितना है, तो इसलिए 1000:1000 का मैट्रिक्स ये बनेगा। 1000:1000 का मैट्रिक्स मतलब क्या हो गया कि भाई ये पहला टाइटल है, मे बी हैरी पॉटर, ये पहला टाइटल कौन सा था, द हंगर गेम, तो ये जो है द हंगर गेम। दूसरा टाइटल हमारे पास क्या था, हैरी पॉटर एंड सोलेसिस स्टोन, तो हैरी पॉटर एंड सोलेसिस स्टोन। तीसरा हमारे पास टाइटल क्या था, ट्विलाइट, तो ट्विलाइट। चौथा टाइटल हमारे पास क्या है, टू किल मॉकिंग बर्ड, सो ये है टू किल मॉकिंग बर्ड। ठीक है, ऐसे करके हमारे पास कितने टाइटल है बुक्स के, एक 10,000 बुक हमारे पास है। तो हमने जो मैट्रिक्स बनाया उसमें क्या बनाया, ये जो है यही कि यहाँ पे भी आएंगे, तो पहला वाला मतलब द हैंग समथिंग समथिंग, दूसरा हमारे पास क्या था, हैरी पॉटर एंड द सोलेसिस स्टोन, तीसरा वाला हमारे पास क्या था, ट्विलिंग, चौथा हमारे पास क्या है, टू किल मॉकिंग बर्ड, ये है। ये 10,000 इसको 10,000 का मैट्रिक्स बना। अब इस मैट्रिक्स में हमने सिमिलैरिटी मैट्रिक्स बनाया है, तो सिमिलैरिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, ये जो मैट्रिक्स बनाया है इसमें हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स बन के आएगा, और ये मैट्रिक्स हमको क्या बोलेगा कि भाई ये वाला इस वाले के साथ कितना सिमिलर है, तो कितना सिमिलर है ये दोनों, पहला वाला 100%।
100% 1। ये 1 आ जाएगा। फिर ये वाला इस वाले से कितना सिमिलर है, तो मे बी आई डोंट नो कितना सिमिलर है, तो लेट्स से 0.2% सिमिलर है, मतलब 20% सिमिलर है, तो 0.2 स्कोर आ जाएगा इसका। फिर ये वाला तीसरे से कितना सिमिलर है, लेट्स से 0.4%, ये आ गया 0.35 आ गया, ये आ गया 0.8 आ गया, समथिंग समथिंग करके से 10,000 हमारे पास अलग अलग वैल्यू है। तो ये इससे हमको पता चल जाएगा कि पहला वाला टाइटल बाकी 10,000 टाइटल से कितना सिमिलर है, इसी तरह से दूसरा टाइटल बाकी 10,000 से कितना सिमिलर है। उनमें से कोरिलेशन भी तो लगा सकते हैं हम। कोरिलेशन तो न्यूमेरिक फील्ड में लगता है ना, कोरिलेशन तो न्यूमेरिक में लगता है ना, ओके सर, है ना। तो उसकी जगह बट काइंड ऑफ कोरिलेशन, कोरिलेशन भी एक्चुअली सिमिलैरिटी नहीं होती ना। कोरिलेशन मतलब ये कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कितना बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा कितना घटेगा। यहाँ पे वो नहीं बता रहे, यहाँ पे हम ये बता रहे कि दोनों एक दूसरे से कितना मेल खाते हैं। ठीक है, तो ये तो 100% मेल खाते हैं, तो ये एक आ गया। अब आपको तो क्या करना है कि भाई ये आपको पता करना है कि अगर आपने मान लो तीसरे नंबर ये हैरी पॉटर एंड सोलेसियस स्टोन ये बुक का टाइटल खरीदा है, तो फिर और कौन कौन से खरीदने चाहिए और कौन कौन से रिकमेंडेशन में आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ये बुक लेंगे और फिर ये जो 10,000 है इसमें से टॉप 10 मैचिंग वाले वर्ड कौन से हैं, टॉप 10 मैचिंग वाले टाइटल कौन से हैं, वो उठा के ले आएंगे और वो शो कर देंगे। तो ये जो स्कोर में सबसे ज्यादा टॉप 10 कौन से हैं वो उठा लेंगे और वो दिखा देंगे। ठीक है, समझ में आया क्या करने वाले हम लोग? यस सर। क्लियर कर दूं ये, क्योंकि ये बनाना थोड़ा सा लंबा काम है इसलिए पूछ रहा हूँ। अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो इस मैट्रिक्स से रिलेटेड। नहीं है, क्लीन कर दूं ये? यस सर। गया अभी। तो ये 10,000 टू 10,000 वाला मैट्रिक्स बन गया। अब क्या कर रहे हैं, गेट बुक्स सिमिलर टू गिवन टाइटल। तो हमने उठाया टाइटल नंबर 3। क्या उठाया? टाइटल नंबर 3। कौन सा है टाइटल नंबर 3? ये रहा, टू किल मॉकिंग बर्ड। अगर टाइटल नंबर 2 उठाता तो मेरे पास हैरी पॉटर आता, नहीं ट्विलाइट आया है, शायद 1 हैरी पॉटर होगा। हाँ 1, टाइटल नंबर 1 हैरी पॉटर है। तो चलो मैं हैरी पॉटर उठाता हूँ, फिर बाकी दिखाएंगे। तो टाइटल आईडी मैंने उठाया 1, मतलब जो बुक्स का जो हमारे पास डेटा फ्रेम था उसमें से टाइटल में से पहला वाला टाइटल आईडी आपने उठा लिया। अब इससे सिमिलर जो टॉप 10 बुक होगी वो हमको उठा के लानी है। तो उसके लिए हमने नमपाई उठाया और नमपाई उठाने के बाद हमने क्या करा, उसी नमपाई में आर्क सॉर्ट लगाया। आर्क सॉर्ट का मतलब क्या हुआ कि सॉर्ट करना है, इनको अरेंज करना है, सॉर्ट करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आपका ऑर्डर है उसमें। तो आर्क सॉर्ट का मतलब है सॉर्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किसको सॉर्ट कर रहे हो आप? तो ये जो आपका सिमिलरिटी टाइटल्स वाला जो मैट्रिक्स था जो मैंने अभी बना के आपको दिखाया था, उस मैट्रिक्स में जो पहला तो था वो रो वाला सेक्शन था। तो रो को आपको सॉर्ट करना है क्या? किसको सॉर्ट करना है आपको? कॉलम को। कॉलम को करना है। ऐसा करना है कि भाई ये जो हमारे पास जो रोज थी यहाँ पे उसके अगेंस्ट यहाँ पे जितने भी स्कोर्स आए हैं वो स्कोर्स जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। ठीक है, करेक्ट। तो हमको ये कॉलम को सॉर्ट करना है। तो हमने क्या करा कि कोसाइन सिमिलरिटी ली और उसके अंदर मैट्रिक्स को सॉर्ट करना है। इसको, इसके सारे मतलब ये सारी वैल्यूज को सॉर्ट करना है, इसको फिक्स रखना है और उसको सॉर्ट करना है। तो ये सॉर्टिंग कर रहे हैं, ये पहले के अगेंस्ट सॉर्टिंग हो गई। ठीक है, पहले के अगेंस्ट सॉर्टिंग हो गई। मतलब क्या कह रहा है कि जो पहला वाला है उसके अगेंस्ट कैसे वो दिखा रहा है। अब आपने क्या कर दिया, यहाँ पे हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको सारी वैल्यूज नहीं चाहिए, हमको सिर्फ 10 वैल्यू चाहिए, टॉप 10 चाहिए। तो ये टॉप 10 ले रहे हैं हम लोग। तो हमने क्या करा, अब ये ऐसा आड़ा हमारे मतलब हॉरिजॉन्टल आया है, वर्टिकली हमको दिखाना है जो भी रिकमेंडेशन है। तो हॉरिजॉन्टली आया है, हमको वर्टिकली दिखाना है, इसलिए नमपाई फ्लिप किया, सॉर्ट किया, टाइटल्स उठाए। ठीक है, टाइटल्स उठाए और टाइटल में टाइटल आईडी पास किया। टाइटल आईडी मतलब हमने जो लिया था 1 वाला, वो 1 यहाँ पे पास किया है। तो 1 के अगेंस्ट बाकी के जो थे सारे उनको सॉर्ट करते हैं। 1 मतलब हैरी पॉटर वाला जो था उसके अगेंस्ट हम लोग हैरी पॉटर वाले टाइटल के अगेंस्ट सारे टाइटल्स को हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं। कैसे सॉर्ट कर रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, और कितने उसमें से कितने चाहिए हमको? सिर्फ उसमें से हमको 10 ही चाहिए।
आप चाहो तो सारे भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन कौन से मैच कर रहे हैं। अगर ये आप हटा दोगे, अगर आपने ये हटा दिया तो आपके पास जो सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा वो सबका मिल जाएगा। अगर आपको सब नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टॉप 10 रिकमेंडेशन चाहिए, तो हम बोल रहे हैं कि वो सारी रोज मत दिखाओ, हमको सिर्फ पहले 10 दिखा दो, हमारे लिए उतना काफी है। ठीक है, तो अभी तो मैं सारे दिखा देता हूँ। तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में आपके पास टॉप 10 इंडेक्स मिल जाएंगे, इंडेक्स मिलेंगे, नंबर मिलेंगे। ठीक है, वैल्यूज नहीं मिलेगी, नाम नहीं मिलेंगे। रुको दिखा देता हूँ आपको, जैसे आपने ये किया तो ये आपके पास इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो ये देखो, ये मिल गया आपके पास। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टाइटल नंबर 1 था आपका हैरी पॉटर वाला, हैरी पॉटर में जो मैच करने वाला या सबसे क्लोजेस्ट है, पहला 1 है, फिर 421 टाइटल है, फिर 2100 नंबर का जो बुक है वो उससे मैच होता है, फिर दूसरा होता है। तो इसका मतलब है कि 1 नंबर है, फिर 421 है, फिर ये बुक आईडी जो है, ये बुक आईडी दिखा रहा है ये, तो 1 वाला, फिर 421 बुक आईडी, फिर 2100, ये सब मैच होते हैं। पर इससे आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये तो बुक आईडी नंबर है, हमको आईडी नहीं नाम चाहिए। सर ये एनपी फ्लिप लगाया तो ये फ्लिप तो हुआ ही नहीं। तो अभी तो एक ही लिया है ना, बाकी लेंगे तो आएगा ना वो। ओके सर। अभी इससे कुछ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये तो बुक नंबर है, हमको तो बुक के नाम चाहिए थे। ठीक है, तो बुक के नाम के लिए हमको क्या चाहिएगी, वैल्यूज चाहिएगी। है, तो टाइटल आईडी डाला आपने और इंडेक्स आईडी डाला, वो कोसाइन सिमिलरिटी टाइटल्स में आ जाएगा। अभी इसको वापस रन करोगे तो अभी नहीं आएगा, मतलब अभी तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉरी, बुक का नाम इधर आएगा हमारे पास यहाँ पे, तो बुक टाइटल और टॉप एंड इंडेक्स। तो ये गलत रन किया मैंने, तो पहला तो ये हमारे पास टॉप एंड इंडेक्स आया, जिसके अंदर इसने दिखा दिया 10 टाइटल जो सबसे क्लोजेस्ट थे नंबर में, पर ये नाम आया, सॉरी ये नंबर आया। टाइटल चाहिए तो टाइटल हमको यहाँ से मिलेगा, ये इसके अंदर है क्या, तो बुक सब, ये तो हमारी डेटा फ्रेम का नाम है, टाइटल, और फिर उसके बाद इंडेक्स का नाम आपने पास कर दिया। जैसे ही आप पास करोगे तो ये देखो, तो जो हमारे पास मैचिंग वाले जो वैल्यूज आई थी, बताया था हमने कि जो पहला वाला था यानी हैरी पॉटर था, तो उससे पहला मैच होता है नंबर 1, तो ये नंबर 1 जो था उसका मतलब था हैरी पॉटर एंड द सोरेसिस ऑफ स्टोन। फिर दूसरा जो मैचिंग टाइटल था वो 421 नंबर की बुक थी, तो 421 नंबर की जो बुक थी उसका नाम था हैरी पॉटर एंड द बॉक्स सेट। तीसरी बुक थी, उसका नाम नंबर था 2100 नंबर की बुक, वो थी हैरी पॉटर एंड कलेक्शन 1 to 4 समथिंग लाइक दैट। और ऐसे चलते जा रहे हैं, 10 रिकमेंडेशन चाहिए थे, तो फिर अगली मैचिंग है वो हैरी पॉटर एंड कलेक्शन, फिर हैरी पॉटर एंड गॉबलेट ऑफ फायर, देन समथिंग समथिंग, ऐसे करके ये चलता जा रहा है। और ये सारे रिकमेंडेशंस आ गए। हमने टॉप 10 नहीं मांगे अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये कमेंट कर रखा है, देखो इसको कमेंट को हटाऊंगा तो टॉप 10 आएंगे। अभी तो ये सारे का दिखा दिया, जिसमें से ऑफ कोर्स ये कुछ मैचिंग होंगे ही नहीं, ये वाले सारे, ये तो बहुत कम मैचिंग वाले हैं। टॉप 10 मैचिंग ही चाहिए, तो उसमें टॉप 10 उठाया और सीधे इसको रन किया, तो सिर्फ 10 रिकमेंडेशन आएगी टॉप की। तो ये हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर एंड सो। समझ में आया? और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। हाँ, तो लास्ट वाले में मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने एनपी फ्लिप करके आर्ग्यूमेंट सॉर्ट करके कोसाइन सिमिलैरिटी निकाला, और सिमिलैरिटी में जो टाइटल आईडी जो भी आपने पास किया, टाइटल आईडी आपने कितना पास किया था, 1। टाइटल आईडी क्या दिया था, 1, मतलब वो 1 क्या था, हैरी पॉटर वाली कोई बुक आपने उठाई थी, तो हैरी पॉटर वाली बुक से मिलते हुए यानी क्लोजेस्ट सिमिलर जो है वो सारे टाइटल्स को उठा के लाए, कितने सारे, टॉप 10 वाले को। तो ये टॉप 10 है जो उससे मैच करते हैं हैरी पॉटर वाली बुक से। और ये तो बुक के नंबर थे, बुक आईडीज थे, बुक आईडी से हमको कुछ समझ नहीं आ रहा, हमको अगर नाम पता चल जाता, उसका टाइटल पता चल जाता तो आसान था। तो हमने क्या करा कि जो बुक वाली जो डेटा फ्रेम थी उसमें से टाइटल को उठाया, उसमें हमने बुक आईडीज, ये जो बुक आईडीज थे उनको सर्च करके ले आए, तो उससे हमको नाम पता चल गया। तो नाम ये थे टॉप 10 बुक जो मैच होती है टाइटल नंबर 1 से। ठीक है, इसी तरह से टाइटल नंबर 2 हमारा कौन सा है, लेट्स सी वन मोर। तो टाइटल नंबर 2 पकड़ते हैं, ट्विलाइट, नहीं यार इससे कुछ ज्यादा मैच नहीं होता मिलेगा,
टाइटल नंबर 3 पकड़ते हैं, टू किल मॉकिंग बर्ड। तो देखते हैं टू किल मॉकिंग बर्ड है, इससे मैच होती है कौन कौन सी बुक्स आती हैं। ठीक है, तो वही मैंने किया, क्या करा कि टाइटल आईडी, ये दोनों जो है ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए, इसको चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई काम का नहीं है। हाँ, ये हटा दो। और ये तो इंपोर्ट कर रहे हो, नंपाई को कर लिया आपने इंपोर्ट। तो पहले आपने टाइटल 3 ये है, अब इसमें टाइटल आईडी आपने पास किया, यानी 3 नंबर का टाइटल पास किया और उससे मैच होती हुई टॉप 10 बुक्स को उठा के ला रहे हो। तो ये जो है ये उससे मैच होती है टॉप 10 बुक है। ऑफ कोर्स पहला तो 3 से 3 ही मैच होगी और बाकी दूसरी मिलेगी हमको, पर ये बुक नंबर है, बुक नंबर हमको नहीं चाहिए, इसको मैं ऊपर उठा के ले आता हूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा, नहीं तो हाँ। तो ये तो बुक, ये तो हमारे पास बुक नंबर है, बुक नंबर हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, बुक का टाइटल चाहिए ना, नाम चाहिए। तो नाम के लिए आपने सिर्फ वो आईडी पास कर दी है। जैसे ही पास करोगे तो ये 3 नंबर तो टू किल मॉकिंग बर्ड जो था उससे वही मैच हो गया। दूसरा मैच जो मिला वो क्या मिला, किल मी इफ यू कैन। क्यों मैच हुआ ये, क्योंकि यहाँ पे भी किल है, इसमें भी किल है। ठीक है, तीसरा जो मैच हुआ है वो है मॉकिंग बर्ड, क्योंकि मॉकिंग बर्ड वर्ड मैच हो गया। चौथा अ टाइम टू किल, ऑल यू नीड इज किल, फर्स्ट टू किल, द किल ऑर्डर, किल आर्टिस्ट, किल 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 एंड सो। समझ में आया? अब कोई मुझे ये बता सकता है कि इसमें भी किल है जिसके कारण मैच हुआ है और इसमें भी किल है जिसके कारण मैच हुआ है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई ये नीचे आया है और ये ऊपर आया है? क्योंकि यहाँ पे किल का इंडेक्स, हाँ सॉरी, किल पहले आया है। किल पहले नहीं, एक तो वो रीजन हो सकता है, दूसरा ये है कि यहाँ पे 5 वर्ड में से 1 वर्ड मैच हुआ है, मतलब 20% मैच हुआ है। और यहाँ पे कितने वर्ड है, 1 2 3 4 5 समथिंग मोर, ज्यादा में से मैच हुआ होगा। पहला मुझे ये रीजन समझ में आता, दूसरा ये हो सकता है या यही मुझे समझ में आ रहा है ना। तो कितना ज्यादा वर्ड में से मैच हो रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है। और भी हो सकता है कुछ और रीजन भी, मैं एक वाइल्ड गेस लगा रहा हूँ बट इट माइट बी डिफरेंट रीजन। तो समझ में आया, ऐसे रिकमेंड कर, मतलब इस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। कोई भी टाइटल उठा लो आप, टाइटल नंबर 5 उठाओ, क्या है वो, फॉल्ट इन आवर स्टार, क्या इससे कुछ मिलता जुलता है? द फॉल्ट इन आवर स्टार उससे मिलता जुलता है, एजेंट टू द स्टार्स, नंबर द स्टार्स, फुल डार्क स्टार्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, बहुत बेसिक मॉडल है जिसके अंदर सिर्फ वर्ड टू वर्ड मैचिंग करके सिमिलैरिटी आ रही है, बट इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं बहुत सारी चीजों पे। बट मोटा मोटा यही आता है, अगर आप देखोगे तो वहां पे भी क्या आया था, हॉटस्टार जैसा जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है उसमें भी आपने दिखा दिया था, मैंने आपको दिखाया था कि क्या उसने सर्च करके लाया है, कि भाई जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हो उससे मिलता जुलता वो टाइटल में सर्च कर रहा है और उसके डिस्क्रिप्शन में ढूंढ रहा है, 2 जगह पे देख रहा है। वो हम भी कर सकते हैं, वो कोई बड़ा काम नहीं है। और बाकी तो सब ये यूआई है, उसमें फोटो वोटो लगा दिया तो कितना सुंदर दिख रहा है वो, पर पीछे यही चल रहा है अपना, है ना। तो जैसे लव करके कुछ सर्च किया, सब जगह लव 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 दिखेगा, तो मैच होते हुए या तो कहीं डिस्क्रिप्शन में लव होगा या टाइटल में लव होगा। तेरी मेरी लव स्टोरी तो लव आ गया, लाइफ एंड लव समथिंग कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो ये सेम चीज है। जो बाकी तो ये फ्रंट एंड का कमाल है जो इतना सुंदर दिखता है, बट पीछे पीछे यही चलता है इसके। ठीक है, इसको भी आप ऐसा टाइल्स वगैरह बना दोगे तो इसका एक अलग फोटो दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, इसका टाइल अलग दिखेगा। क्लियर? और ये तो आपने बुक टाइटल्स जो मैच हुए वो निकाले, अगर वो कितना परसेंट मैच हुए अगर ये निकालना है आपको, तो ये परसेंटेज मैच मतलब मैच स्कोर अगर आपको निकालना है तो वो इससे मिल जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ पे मैच स्कोर कितना कम है, मतलब ये ठीक है, बस जस्ट मैच हो गया इसलिए दिखा रहा है, पर स्कोर बहुत कम है मैचिंग का। वहीं अगर हैरी पॉटर के साथ मैच करके देखो तो अच्छा आना चाहिए आई थिंक। ये देखो हैरी पॉटर से मैच स्कोर अच्छा है सभी का। ठीक है, समझ आ गया कैसे होता है ये वर्क? तो दिस इज अबाउट एनएलपी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। मैंने आपको रिकमेंडेशन सिस्टम भी बताया, उसमें एनएलपी का यूज भी बताया है।
ठीक है, बट ये सब टॉपिक्स जो होते हैं ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू योर R&D होते हैं। अभी इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आप R&D कर सकते हो, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट यू कैन सिलेक्ट वन ब्रांच और उसको कर सकते हैं। NLP के ऊपर 5 महीने तक हम बात कर सकते हैं। मैं तो पूरा कम से कम 4 साल से काम कर रहा हूँ इसी के ऊपर ही। इसी तरह से डीप लर्निंग के ऊपर भी आप बहुत बात कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। डेली नया रिसर्च आता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि क्या क्या चीजें होती है, कितना होता है, बट दिस इज नॉट ऑल, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। कोई क्वेश्चन है क्या? ऑल गुड? यस चलो तो सर कल सर कोई कुछ बोल रहा था? सर अनसुपरवाइज लर्निंग को सुपरवाइज्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? कर सकते हो ना। क्या करो ना, पहले अनसुपरवाइज लर्निंग रन करो, उससे क्लस्टर बना लो, क्लस्टर नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, जैसे आपने कॉलेजेस का बनाया था, गुड, वेरी गुड और पुअर वाला, हाँ? और उन क्लस्टर को प्रोफाइल करके नाम दे दो कि भाई क्लस्टर नंबर 1 मतलब वेरी गुड कॉलेज, क्लस्टर नंबर 2 मतलब ओके कॉलेज, क्लस्टर नंबर 3 मतलब बैड कॉलेज। तो क्या हुआ, ये करने से आपके पास हिस्टोरिक डेटा मिल गया, उसके ऊपर लेबल मिल गए। बस अब उस लेवल के ऊपर आप सुपरवाइज लर्निंग वाला मॉडल रन कर दो और प्रेडिक्शन शुरू कर दो। समझ आया क्या बोला मैं? यस सर। कर सकते हो, उसमें क्या है। ठीक है, चलो तो ये NLP के ऊपर हुआ है। NLP में और अगर कुछ टॉपिक्स या यूज केस मुझे याद आते हैं तो बीच में मैं पकड़ लूंगा, उसको डेमोस्ट्रेट कर दूंगा आप लोगों को। बट मोटा मोटा NLP में हम लोगों को इतना करना था। कुछ और मैं कल शुरू करूंगा जो न्यूरल नेटवर्क से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। तो डीप लर्निंग एंड न्यूरल नेटवर्क के कुछ टॉपिक हम लोग पकड़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। फिर अब थोड़ा और इम्प्लीमेंटेशन साइड या इंडस्ट्री साइड में, मतलब इंडस्ट्री में एज अ डेटा साइंटिस्ट तो यही सारी चीज़ें होती हैं, बस उसका इम्प्लीमेंट करने के थोड़े से टूल अलग होते हैं। तो वो थोड़ी चीज़ें और मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो और भी आप लोगों को क्लियर आइडिया हो जाएगा काफ़ी सारी चीज़ों का। ठीक है, बट आप लोग अब अगर पीछे चल रहे हैं कंसेप्ट्स में तो कैचअप करो उसको फटाफट और पैरेलल आओ। मे बी इन नेक्स्ट 3-4 वीक्स टाइम हम लोग थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन और इंडस्ट्री में अब जाना शुरू करेंगे इंटरव्यूज के लिए। दोज हु आर लुकिंग फॉर अ ट्रांजिशन, तो उन लोगों की तैयारी शुरू करेंगे अब, है ना। वी आर ऑलमोस्ट देयर, अभी काफ़ी हम लोग आगे आ चुके हैं। अब हम लोग वी आर इन अ पोजिशन ऑलमोस्ट कि अब अप्लाई करना शुरू करें, बट उससे पहले थोड़ा प्रिपरेशन और लगेगा मुझे आप लोगों के। ठीक है, ऑलराइट, तो कल फिर से मिलते हैं। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। मैं ये आप लोगों को बाय फॉरवर्ड, सर। है ना, बाय, बाय। फॉरवर्ड कर देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर, बाय। ओके सर।